हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले हम लोग काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 8, चैप्टर 5, ठीक है। तो वो आप लोग मैं कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, वो सब भी आप जा करके देख सकते हैं। तो मैटर क्या होता है? मैटर कोई भी चीज़ होती है, जो भी चीज़ आपके पास है, आपके हाथ में अगर कोई पेन है, आपकी नोटबुक है, हर एक चीज़ हमारी दुनिया की एक मैटर है, ठीक है। तो इस मैटर अराउंड अस प्योर, तो जो हमारे आसपास चीज़ें हैं क्या वो प्योर हैं? तो देखिए, हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क प्योर है, मतलब मिल्क में कोई भी मिलावट नहीं है। घी प्योर है, कोई मिलावट नहीं है। जनरली हम लोग किसी भी चीज़ को प्योर कह देते हैं, हम किसी भी चीज़ को प्योर कह देते हैं जब उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। तो ये तो नॉर्मल हम लोग कॉमन पर्सन के हिसाब से हो गया। अगर कोई एडल्टरेशन नहीं है, एडल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट, अगर कोई मिलावट नहीं है तो वो चीज़ प्योर है। बट साइंटिस्ट के नज़रिए में मिक्सचर जो होते हैं ना, जिसमें अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, वो प्योर नहीं होता। अलग अलग सब्सटेंस का मतलब, जैसे कि अगर आप मिल्क का एग्जांपल लेते हैं तो मिल्क में पानी भी होता है, फैट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, तो कितनी सारी चीज़ें हैं। तो साइंटिस्ट के हिसाब से प्योर नहीं हो सकता। प्योर चीज़ अगर हम साइंटिस्ट के नज़रिए से देखें तो इट मीन्स दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता है कि वो चीज़ जिन जिन चीज़ों से मिलके बनी हुई है वो सारी एक जैसी होनी चाहिए, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जैसे कि अगर जो दूध है वो सिर्फ और सिर्फ फैट से बना होता तो सारे के सारी उसकी पूरे की पूरी चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती तो वो प्योर हो सकता था, ठीक है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जिन पार्टिकल से मिलकर के बना है वो सारे के सारे सबका केमिकल नेचर मतलब उनके अंदर क्या है वो चीज़ सारी बिल्कुल सेम है, तो वो प्योर है। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ, ये देखिए यहाँ पे, प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो भी बिल्कुल सेम नेचर की होती हैं। दूसरे वर्ड्स में कहें, अ सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब मैटर का एक ही फॉर्म उसमें होगा। मतलब जैसे कि बहुत ईजी भाषा में, अगर ए है ना तो सारे के सारे बिल्कुल एक साइज़ के, एक मोटाई के, एक लंबाई के ए ही होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम ही होगी, अलग अलग नहीं होंगे। अगर ऐसा है तो हम उसको कहेंगे कि वो प्योर है। तो अ सब्सटेंस इज़ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। तो सब्सटेंस क्या होता है? अ सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। आपका क्वेश्चन भी है, देखिए यहाँ पर, इसका आंसर भी मिल गया आपको। व्हाट इज़ मेंट बाय अ सब्सटेंस? तो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ मेंट बाय अ सब्सटेंस, सब्सटेंस से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर कहाँ पर है? इसका आंसर ये रहा, ये देखिए, अ सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस एक प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर है और ऑल द सब्सटेंस दैट हैव सेम केमिकल नेचर। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इतना सा आंसर है, अ सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। दूसरा भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे आंसर आएगा फटाफट देख लेंगे। हमें बताना है, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी आगे ही थोड़े से टाइम में देखेंगे। होमोजीनियस पहले बता देती हूँ मैं आपको कि जो सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनका केमिकल नेचर सेम होता है और वो एक ही तरीके के सारे सब्सटेंस होते हैं, वो होमोजीनियस हो गए। हेट्रोजीनियस मतलब अलग होना। तो हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया कि एक सब्सटेंस क्या होता है। अ सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब एक से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलके बना हुआ हो तो वो क्या हो जाएगा? मिक्सचर हो जाएगा। मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब एक दो अलग अलग टाइप की मैटर से मिलके बना है, जैसे कि फैट भी है उसमें, विटामिन भी है, तो वो क्या हो जाएगा? वो मिलावट हो जाएगी, मिक्सचर हो जाएगा, है ना। तो मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब होनी प्योर ही चाहिए मगर एक से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब फैट है, बिल्कुल प्योर है और उसमें विटामिन भी है ना, ठीक है, और उसमें हो सकता है प्रोटीन भी होगा, मगर ये अपने आप में तो प्योर होने चाहिए, सारे अपने आप में प्योर होने चाहिए, मगर ये सब प्योर होने के बाद भी मिले हुए होने चाहिए एक साथ, तो क्या हो जाएगा? वो एक मिक्सचर हो जाएगा।
वी नो दैट डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड। सोडियम क्लोराइड जो आपका नमक होता है वो NaCl ही होता है, सोडियम क्लोराइड। हम लोग फिजिकल प्रोसेस से मतलब हम क्या करते हैं, इवेपोरेशन करने के बाद इसको अपना यूज़ में ला सकते हैं। हाउएवर सिल्वर क्लोराइड इज इटसेल्फ अ प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मगर हम लोग क्या, सोडियम क्लोराइड क्या था, एक मिक्सचर था, है ना, मिक्सचर था, हम लोगों ने देखा पानी में मिला हुआ है। बट अगर हम उसका इवेपोरेशन कर देंगे तो हम देखेंगे कि वो अपने आप में तो प्योर सब्सटेंस है, जबकि उसमें क्या है, उसमें सोडियम का सिंबल Na होता है, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। आप थर्ड चैप्टर में अभी सब कुछ पढ़ लेंगे। तो सोडियम का सिंबल Na होता है, क्लोरीन का Cl होता है। भले ही हम लोगों का सॉल्ट वाटर जो होता है उसमें NaCl होता है, मगर ये प्योर सब्सटेंस है। क्यों है? क्लोरीन इटसेल्फ is a pure substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituent, क्योंकि इसमें सोडियम भी अपना बिल्कुल प्योर है और क्लोरीन भी अपना बिल्कुल प्योर है। ठीक हो गया। और इसको हम लोग फिजिकल मेथड से, केमिकल मेथड से तो हम सोडियम और क्लोरीन को अलग कर देंगे, बट फिजिकल मेथड मतलब हाथ की सहायता से तोड़ के फोड़ के, है ना, इस टाइप से। केमिकल तो मतलब आपने इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी या किसी केमिकल से कर दिया, है ना, तो फिजिकली आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो शुगर इज अ सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट। तो एक और हम लोगों को सब्सटेंस मिल गया जो प्योर काइंड ऑफ मैटर है, तो उसका एग्जाम्पल हो गया शुगर, क्योंकि वो पूरे के पूरे एक जैसा है, उसमें डिफरेंस नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होती है हमारे लिए, बहुत ख़राब करती है हमारी सेहत को। सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, मिट्टी हो गई, ये सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। तो वेन एवर द सोर्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस में भी, चाहे कोई भी सोर्स हो प्योर सब्सटेंस का, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। मतलब चाहे सोर्स कुछ भी हो मगर उसकी प्रॉपर्टी वही होगी। जैसे शुगर देखिए, चाहे वो हम कहीं से भी लाए हों, मगर उसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, वो हर जगह सेम ही होंगी। तो हम लोगों ने ये क्या देख लिया, हम लोगों ने मिक्सचर देख लिया कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर बना हुआ होता है मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब जैसे कि NaCl था, NaCl मिक्सचर कैसे हो गया, क्योंकि एक NaCl अपने आप में प्योर है, Na अपने आप में प्योर है और Cl अपने आप में प्योर है, मगर ये दोनों क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं, जुड़ करके इन्होंने NaCl बना दिया है। तो ये मिक्सचर हो गया। मिक्सचर आर constituted by more than one kind of pure form of matter. Mixtures are constituted by more than one kind of pure matter. तो ये आपका हो गया what is mixture का आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल के लिए NaCl, शुगर वगैरह आप बोल सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स कितने टाइप के होते हैं, तो देखिए होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर, वो जो था वही। एक्टिविटी देखते हैं। तो क्लास को ना 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक ग्रुप है, उसके बीकर में 50 ml तो वाटर है और स्पैटुला, आप चम्मच समझ लिए, चम्मच की हेल्प से उसमें कॉपर सल्फेट डाल दिया है। ग्रुप बी जो है उसके पास भी 50 लीटर वाटर है और उसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डाल दिया है। अब ग्रुप सी और डी जो है उनको लिया गया है टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो उन्होंने एक तो कॉपर सल्फेट लिया है और एक पोटेशियम परमैंगनेट। ये सब केमिकल फॉर्मूलाज हैं इनके, आप धीरे धीरे पढ़ लेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट ये है, कॉपर सल्फेट ये है। तो सी और डी ग्रुप जो है इन्होंने अलग अलग, मतलब थोड़ा सा ये ले लिया, थोड़ा सा ये ले लिया, किसी ने ज़्यादा ले लिया, कम ले लिया, वो वेरी करता है। ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब हमें अपनी ऑब्जर्वेशन को देखना है, तो हमें पता लगेगा कि ग्रुप ए और बी जो है ना, उनका जो मिक्सचर मिला है विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। यूनिफॉर्म कंपोजिशन है पूरे के पूरे थ्रू आउट। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट है दोनों में ही, कॉपर सल्फेट के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉपर सल्फेट है। इसलिए इस तरीके का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन कहते हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कॉपर सल्फेट है, इसलिए ये होमोजीनियस मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन हो गया। कुछ और एग्जांपल इस तरीके के मिक्सचर्स के हैं, जैसे कि सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, है ना, इस तरीके के एग्जांपल्स के हो जाते हैं। सॉल्ट और शुगर अगर हम लोग पानी में डिसॉल्व कर देंगे तो सिर्फ सॉल्ट होगा, सिर्फ शुगर होगा। तो इस तरीके का एग्जाम्पल हमारा होमोजीनियस मिक्सचर में आ जाता है। ठीक हो गया। फिर अब अगर हम लोग कंपेयर करेंगे कलर, तो कलर थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि एक पहले वाले में ए ग्रुप में जो कॉपर सल्फेट था ना वो थोड़ा ज़्यादा था, और बी ग्रुप में जो कॉपर सल्फेट था, सॉरी ए ग्रुप में कॉपर सल्फेट 1 चम्मच था और बी ग्रुप में 2 चम्मच था, तो बी ग्रुप का कलर अलग हो जाएगा, है ना। और सी और डी ग्रुप जो है वो होमोजीनियस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो कॉपर सल्फेट था और एक पोटेशियम परमैंगनेट था। तो इसका मतलब है वो क्या हो जाएंगे, 2 अलग अलग तरीके के सब्सटेंस हो जाएंगे। तो इस तरीके का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। सी और डी में जो मिक्सचर था विच कैन
कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, क्योंकि CuSO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट है, तो बिल्कुल अलग अलग दो चीज़ें हो गई। तो इस तरीके के मिक्सचर्स को हम लोग हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड हो गया, आयरन फिलिंग्स, ठीक है, सॉल्ट, सल्फर, ऑयल मिक्सचर, ये सारे के सारे हेटेरोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। तो आप एग्जाम्पल याद कर लीजिए, होमोजीनियस मिक्सचर का सॉल्ट वाटर या फिर शुगर वाटर, और हेटेरोजीनियस में आप एक से ज़्यादा चीज़ मिला लेंगे, है ना। हेटेरोजीनियस मिक्सचर जैसे कि सोडियम मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, मतलब सोडियम क्लोराइड भी डाल दिया और आपने उसमें कीले भी डाल दिए, दो चीज़ें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हेटेरोजीनियस हो जाएगा। एक चीज़ डालेंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर वो हमारा बन जाता है। अब हमारे पास आगे आता है यहाँ पर, ये देखिए और कि मिक्सचर कितने कितने टाइप के होते हैं, कि हम लोग क्या करेंगे, हमने फिर से क्लास को 4 भागों में डिवाइड कर दिया ABCD में, और जो पहला A ग्रुप है उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल टू ईच ग्रुप। ये सैंपल, फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स हम लोग ग्रुप A को दे देंगे। एक स्पैटुला, ठीक है, फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, एक कुछ क्रिस्टल देंगे कॉपर सल्फेट के हम लोग A को। एक चम्मच भर के कॉपर सल्फेट हम लोग को B को दे देंगे। C को हम लोग चौक का पाउडर और आटे का पाउडर दे देंगे, और D को हम लोग मिल्क या फिर इंक दे देंगे। तो हर ग्रुप को जो है अपना सैंपल पानी में डालना है और उसको हिलाना है। तो अब हमें देखेंगे कि कौन से वाले में से डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट अगर हम लोग या फिर टॉर्च पास कर रहे हैं तो सीधे सीधे हम लोगों को पास हो जा रही है। तो देखिए, ठीक है, लेट द मिक्सचर्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, मतलब आपने एक में सबसे पहला वाला जो था ग्रुप, उसको आपने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दे दिए, दूसरे को आपने कॉपर सल्फेट दे दिया, तीसरे को आपने चौक का पाउडर या आटे का पाउडर दे दिया, और चौथे को आपने मिल्क या फिर इंक दे दिया। अब आपने कहा इनको मिला लो और फिर कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दो। फिर आपको पता लगेगा, लीव द मिक्सचर्स एंड अंडरस्टैंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ देर के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है। फिर आप देखेंगे कि इज़ द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम, क्या कुछ पार्टिकल्स किसी किसी के नीचे जमने लगे हैं। तो जो चौक का पाउडर होगा ना, या फिर जो क्रिस्टल्स होंगे कॉपर सल्फेट के, उनके नीचे जमने लगेंगे। अगर आप इसको फिल्टर पेपर से डालेंगे तो क्या कुछ बचेगा फिल्टर पेपर लगाने के बाद। तो ग्रुप A एंड B हैव गॉट अ सोल्यूशन, ग्रुप A और B के पास क्या आया है, सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट, क्योंकि पानी में घुल जाता है तो इनके पास सोल्यूशन आया है। और ग्रुप C के पास क्या है, सस्पेंशन आया है। सस्पेंशन क्यों, क्योंकि इनके पास क्या था, चौक का पाउडर था। चौक का पाउडर आप फिल्टर पेपर में क्या करोगे, फिल्टर हो जाएगा, ऊपर चौक आ जाएगी। और ग्रुप D के पास कोलाइडल आया था। कोलाइडल का मतलब होता है जिसमें से लाइट पास नहीं होती है। अब ये जो था ना आपका, ये पूरा का पूरा आगे के चैप्टर में ना हम यही तो पढ़ेंगे कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो वही है, नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशंस। अब हम आगे के चैप्टर में सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशंस, इसके बारे में ही पूरा का पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं आगे थोड़ा सा कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस, मतलब एक जैसा मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। जैसे कि आपका हो गया शुगर वाटर, है ना, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, बिल्कुल एक जैसा वो हो जाता है, अलग अलग उसमें कुछ हमें पता नहीं लगता। जैसे कि आप लोग लेमोनेड, नींबू पानी बनाते हैं, सोडा वाटर होता है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स होते हैं सॉल्यूशन के। इसमें चीज़ें आराम से खुल जाती हैं। यूजुअली हम लोग सोचते हैं सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स इधर सॉलिड लिक्विड ऑफ गैस डिजॉल्व इन इट, ठीक है। हम लोग ज़्यादा सोचते हैं लिक्विड होगा जिसमें कुछ घुला हुआ होगा, बट हम लोग के पास ऐसा भी हो सकता है, बट वी कैन ऑल्सो हैव अ सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड जैसे सोल्यूशन भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एलॉयज़ जो होते हैं ना, वो मिक्सचर होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स के या फिर नॉन मेटल के, जिसको हम लोग सिंपल फिजिकल मेथड्स से अलग नहीं कर सकते। एलॉयज़ हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, एलॉयज़ हमारे मिक्सचर्स के एग्जाम्पल हैं, और ये मेटल्स होते हैं या फिर मेटल या नॉन मेटल से मिलकर के बने होते हैं, और हम उनको इजीली फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। अलॉय, इसको हम लोग मिक्सचर कंसीडर करते हैं क्योंकि इट शोज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। अब इसको हम लोग एक मेटल, क्योंकि जिस मेटल से बना होता है ना उसकी प्रॉपर्टीज शो करता है, उसके अलावा भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज ये शो कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए ब्रास, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, आपको जब भी अलॉयज आए तो ये बताना है। ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। तो ब्रास किससे बना होता है, कॉपर प्लस जिंक से ब्रास बना होता है, ठीक हो गया। तो अलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल और अ नॉन मेटल, जिसको हम लोग फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए ब्रास। तो
ये भी एक तरीके का सॉल्यूशन है, एलॉय भी है ना। तो सिर्फ लिक्विड में ही सॉल्यूशन नहीं बनते हैं। और गैसेस मतलब जैसे हवा है, हवा में भी क्या है, हवा में कितनी सारी चीज़ें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। तो जो गैशियस सॉल्यूशन भी होते हैं, इन अ सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट पर्टिकुलर लेवल। हर सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर लेवल पे होमोजेनिटी आ जाती है। जैसे कि अगर आप हवा की बात करें तो कितना पर्टिकुलर नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन भी एक पर्टिकुलर अमाउंट में होता है, हर चीज़ एक पर्टिकुलर परसेंट में प्रेजेंट होती है या फिर इवनली बिल्कुल सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अब आगे देखिए, अ सोल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट। सोल्यूशन जो होता है उसमें एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है एज इट्स कंपोनेंट, ठीक है। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होते हैं ये देखते हैं। द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट। तो जो कंपोनेंट सॉल्यूशन का खुद में किसी दूसरे को डिजॉल्व कर लेता है, ठीक है। यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट होता है जो खुद में डिजॉल्व करता है, जैसे कि क्या हो गया, पानी। पानी ज़्यादातर चीज़ों का सॉल्वेंट होता है। वाटर इज़ द सॉल्वेंट फॉर मेनी थिंग्स, ठीक है। तो सॉल्वेंट जो है ना वो होता है जो अपने आप में घोलता है। द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट डिजॉल्व्स अदर कंपोनेंट इन इट, मतलब दूसरे कंपोनेंट को खुद में घोलता है तो उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन दैट इज डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, ठीक है। जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट। सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जाता है और जो डिजॉल्व होता है वो सॉल्यूट होता है। एग्जांपल्स देख लीजिए। अ सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, मतलब शुगर पानी में घोलते हैं, इज़ अ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। इन दिस सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट होता है जिसमें घुलता है। इसी तरीके से आयोडीन एल्कोहल में नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है। और एरिएटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा आर डिजॉल्व्ड इन गैसेस, लिक्विड गैस। तो इसमें गैस क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। वाटर ज़्यादा सॉल्वेंट होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, एक जैसे एक दूसरे की कंपोजिशन बदलते नहीं है। 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है और बाकी सारी गैसेस बहुत स्मॉल अमाउंट पे प्रेजेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, चीज़ ना आपको अच्छे से करनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी सोल्यूशन की। सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब एक जैसा कंपोजिशन उसका हर तरफ रहता है। अ पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। मतलब उसका पार्टिकल्स जो होते हैं ना, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, और उनको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनका डायमीटर 1 नैनोमीटर बहुत ही छोटा होता है, 10⁻⁹, मतलब 9 गुना छोटे होते हैं वो मीटर से, बहुत ही छोटे होते हैं। मतलब आप समझ लीजिए आपको बिना माइक्रोस्कोप से नेकेड आइज, मतलब नंगी आंखों से जैसे नॉर्मल आइज है, इससे नहीं दिखेगा। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर है, फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल, दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। फिर थर्ड पॉइंट है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज, क्योंकि उनका बहुत ही छोटा साइज होता है, दे कैन नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, मतलब इतने छोटे होते हैं ना कि अगर उन पर लाइट पड़ेगी तो उसको वापस स्कैटर वो नहीं कर सकते हैं थ्रू आउट द सोल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल। इसलिए तो जैसे कि इंक है, इंक के पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे होते हैं तो हमें इंक के अंदर क्या रखा हुआ है वो हमें दिख ही नहीं पाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, सो पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन अ सोल्यूशन। तो हमें इसमें क्या लिखना है, पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द सोल्यूशन। पहला पॉइंट है सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। सेकेंड पॉइंट है पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन आर वेरी स्मॉल। तीसरा पॉइंट है पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल बिकॉज देयर साइज इज़ वेरी स्मॉल। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। क्यों, क्योंकि भाई सॉल्यूट के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। सॉल्यूट क्या होता है, जो घोला जाता है। अब सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल हमने देख लिया ना कितने ज़्यादा छोटे हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे हैं, तो उसको हम लोग फिल्टर करके नहीं निकाल सकते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन अनडिस्टर्ब्ड, दिस इज नोन
दिस सॉल्यूशन स्टेबल, मतलब अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो कुछ भी नीचे नहीं बैठेगा, इसलिए वो जो सॉल्यूशन होता है ना वो स्टेबल होता है। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्ट्रेशन से आप नहीं निकाल सकते हैं, और उसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो नीचे भी जम करके नहीं बैठेगा। तो हम लोगों ने इस वीडियो में मिक्सचर देख लिया क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये देख लिया। अब आगे के वीडियोस में आगे का चैप्टर कवर करेंगे। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नबी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में कि मिक्सचर क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कंसनट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। तो देखिए कंसनट्रेशन क्या होता है किसी भी सोल्यूशन का। तो इसमें क्या होता है ना कि कंसनट्रेशन होता है जैसे कि पानी है आपका, ठीक है। पानी को हम लोग नॉर्मल जो होता है, अगर हम नॉर्मल पानी में हम चीनी मिला दें, ठीक है, तो चीनी और पानी का जो बनेगा वो एक सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। चीनी और पानी का क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। तो अब सॉल्यूशन में ना दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट, ठीक है, और एक होता है सॉल्वेंट। एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो सोल्यूट होता है जिसको घोला जाता है, यानी कि शुगर, हमारे केस में जो हमने लिया है चीनी या शुगर जो है वो सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है। और सॉल्वेंट होता है जिसमें घोला जाता है, यानी कि जो आपका वाटर है ना वो सॉल्वेंट का काम करता है। तो एक्टिविटी में देखने की भी इतनी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग को क्या समझ में आता है, हम लोगों ने 2.2 की एक्टिविटी देखी थी कि मतलब जितना ज़्यादा आप लोग सल्यूट डालेंगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब जैसे कि आपने क्या लिया हुआ है, शुगर लिया है और आपने उसको पानी में मिला दिया है, तो आपका एक सल्यूशन बन जाएगा। शुगर जो है ना, शुगर सॉल्यूट है इस केस में, और वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्वेंट में सल्यूट को मिलाया जाता है। सॉल्वेंट होता है जिस चीज़ में आप कुछ घोल रहे हैं, जिस चीज़ में आप घोल रहे होते हैं ना कुछ, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। और जिसको घोला जाता है, जिसको मिलाया जाता है, वो सल्यूट होता है, ठीक है, सल्यूट करते हैं हम उसे, ठीक हो गया। अब क्या होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा हो और सॉल्यूट कम हो, मतलब सॉल्वेंट काफ़ी ज़्यादा है, सल्यूट की जो अमाउंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो आप समझ लीजिए कि वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, और जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है ना वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट of solute present in a solution in it is called to be dilute, concentrated और saturated solution, ठीक है। तो ऐसा हम लोग जो सल्यूट का अमाउंट है हमारे चीनी, और अगर हम पानी का एग्जांपल लें तो उसमें चीनी सॉल्यूट है, तो अगर चीनी काफ़ी कम मात्रा में है और पानी ज़्यादा मात्रा में है तो ऐसा सॉल्यूशन डाइल्यूट कहलाता है। और फिर अगर ये हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट कहलाएगा अगर चीनी कम मात्रा में है और पानी जो है वो ज़्यादा मात्रा में है। सेकंड पॉइंट, अगर सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड है ना अगर सॉल्यूशन, तो उसमें सॉल्यूट या फिर आप हमारे केस में चीनी कह सकते हैं, शुगर ज़्यादा अमाउंट में है वाटर से, ठीक है। मतलब ज़्यादा अमाउंट में नहीं है, मतलब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, पहले वाले से ज़्यादा है कंसनट्रेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि अब पानी में और ज़्यादा चीनी घुल ही नहीं सकती है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो फिर भाई मॉलिक्यूल्स दूर चले जाएंगे और स्पेस बन जाएगा, चीनी ऐड हो जाएगी। बट अगर आप लोग टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं, प्रेशर वगैरह की कंडीशन सेम रख रहे हैं, तो अगर और ज़्यादा चीनी ना घोल पाएँ तो इस तरीके के सोल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। सैचुरेट हो चुका है मतलब अब इसमें और ज़्यादा नहीं मिलाया जा सकता, ठीक है। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटिव आर कंपैरेटिव टर्म्स, ठीक है। कंपैरेटिव, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड जो है ना, डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट हो गया, और कंसंट्रेटेड कंपैरिजन होता है। मतलब डाइल्यूट में हम लोग अमाउंट हमारा सॉल्यूट का थोड़ा कम होता है और कंसंट्रेटेड में थोड़ा ज़्यादा। सपोज करिए कि हम लोगों का 10 लीटर पानी है, उसमें हम लोगों ने अगर 2 ग्राम शुगर मिला दी है तो इसका मतलब है वो डाइल्यूट है, कम है शुगर। बट अगर सपोज करिए हमने 5 ग्राम शुगर मिला दी है ना, तो पहले वाले केस के कंपैरिजन में नेक्स्ट वाला केस
कंसनट्रेटेड है। ठीक है, अगर आपने 1 ग्राम मिलाई है और दूसरे वाले में 2 ग्राम मिलाई है तो 2 ग्राम वाला पहले वाले के कंपैरिजन में कंसनट्रेटेड हो गया है। तो कंसंट्रेशन एक कंपैरेटिव टर्म है। सैचुरेशन का तो कोई क्या है कि आपने और ज़्यादा आप चीनी उसमें घोल ही नहीं सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, तो ये वाला तो देखिए, ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, इतनी देर से हम यही एग्जाम्पल ले रहे हैं। सॉल्ट या शुगर आपका, इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर सेम। तो मतलब एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर आप लोग कितना घोल सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा घुल जाता है। देखिए, तो यहाँ पे आता है एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सोल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट इज़ केपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन यहाँ हमें मिल गया है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। पर्टिकुलर टेम्परेचर ठीक है, जो आपका है, सपोज करिए आपके उस पानी का 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर अ सोल्यूशन हैज़ डिजॉल्व्ड एज मच सोल्यूट, मतलब उस जो सोल्यूशन है उसने इतना सोल्यूट डिजॉल्व कर लिया है कि और ज़्यादा उसमें डिजॉल्व हो ही नहीं सकता है, तो उसको हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन अ सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये हम बहुत देर से देख रहे हैं। ठीक है, अब द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व हो सकता है इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा उसमें नहीं घुलेगा, तो वो अब जितना घुल चुका है ना, जितना अमाउंट मतलब जितना तक घुल चुका है वो उसकी सोल्यूबिलिटी है। मतलब जितना मैक्सिमम किसी भी सोल्यूशन में जो है सोल्यूट घोला जा सकता है या मिलाया जा सकता है, उसको हम उसकी सोल्यूबिलिटी कहेंगे। मतलब इससे ज़्यादा नहीं होगा, बस जिस पॉइंट से ज़्यादा नहीं हो पाएगा ना, बस उसी पॉइंट को हम लोग कहेंगे कि ये इस सोल्यूशन की सोल्यूबिलिटी है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट सोल्यूबिलिटी। कितना सोल्यूट उसमें डिजॉल्व हो सकता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो उसकी सोल्यूबिलिटी होगी। If the amount of solute contained in the solution is less than the saturated level, it is known as unsaturated solution। तो unsaturated solution क्या हो जाएगा कि मतलब और भी ज़्यादा मिक्स हो सकता है बट हम उसमें और ज़्यादा मिक्स नहीं कर रहे हैं, तो वो unsaturated हो जाएगा, मतलब अपनी पूरी हाईएस्ट लेवल तक हमने उसमें मिक्सिंग नहीं करी है। तो what would happen if we take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? अगर क्या होगा कि अगर हम लोगों ने बिल्कुल सैचुरेटेड सॉल्यूशन 25 डिग्री सेल्सियस था, जितना मैक्सिमम घोला जा सकता था हम लोगों ने घोल दिया है, बट अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो क्या होगा, तो हम लोगों को दिखेगा कि वो जो पार्टिकल्स घुले हुए थे ना, वो अब हमें बाहर दिखने लगेंगे निकले हुए। वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट, जो हमने एक्टिविटी देखी थी वही कि अलग अलग अमाउंट घोल रहे हैं, सॉल्ट घोल रहे हैं, एक में शुगर घोल रहे हैं, एक में बेरियम क्लोराइड घोल रहे हैं, तो क्या क्या होता है कि हम लोग को पता लगता है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस इन अ गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एट सेम टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर पे कोई मतलब जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस पे चीनी अलग तरीके से घुलेगी, नमक अलग तरीके से घुलेगा और बाकी कोई और सब्सटेंस मिट्टी अलग तरीके से घुलेगी, है ना। तो सब अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग तरीके से किसी भी सोल्यूशन में मिक्स होते हैं। तो एक फॉर्मूला बनता है, देखिए, द कंसनट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। तो देखिए कंसंट्रेशन क्या होता है किसी भी सॉल्यूशन का, सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, ठीक है, कितने सॉल्यूशन में, कितने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वो हमें बताता है कि उसकी कंसंट्रेशन क्या है। सिंपल सी बात है, कंसंट्रेशन ही तो बताता है, सोल्यूट से ही तो हमें पता लगता है कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, तो भाई इसकी इतनी कंसंट्रेशन होगी। बहुत ज़्यादा सोल्यूट प्रेजेंट है तो भाई वो बिल्कुल सैचुरेटेड हो गया, है ना। तो ये वाली डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट, ठीक है, मास और वॉल्यूम, ये इतना ये बाद में देखेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वो हमें कंसंट्रेशन प्रोवाइड करता है। ये मास और वॉल्यूम का मतलब है, क्योंकि हम लोग जो सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट को हम लोग मास में लेते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग वॉल्यूम में, यूनिट है। वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, हम लोग 3 मेथड देख रहे हैं। मास और मास बाय मास,
मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन निकालने का। कंसंट्रेशन निकालने का एक फॉर्मूला है सॉल्यूट का मास कि 2 ग्राम है, 3 ग्राम है, कितना है, और सॉल्यूशन का मास। ठीक है, सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास इंटू 100 और आपको कंसंट्रेशन मिल जाएगी। आगे आता है, ये क्या था, ये था मास बाय मास परसेंट, मास से मास निकालना है ना। अब मास बाय वॉल्यूम, तो हमने सॉल्यूट का तो मास ले लिया और सोल्यूशन का हमने वॉल्यूम ले लिया। ठीक है, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सॉल्यूट की भी हमने वॉल्यूम ले ली और सोल्यूशन की भी हमने वॉल्यूम ले ली। ये कंसंट्रेशन निकालने के फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग को एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल 2.1 है सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो कितना है सोल्यूट, कितना है, सोल्यूट सॉल्ट होता है जो चीज़ घोली जाती है, वो है 40 ग्राम। सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है, 350 ग्राम। हम लोगों को निकालना है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास की हेल्प से हम लोगों को क्या निकालनी है, हम लोगों को कंसंट्रेशन निकालनी है। मास बाय मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोगों को तो मगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है। देखिए, सॉल्यूट सॉल्ट का और सॉल्वेंट वाटर का मास दिया है, तो सॉल्यूशन का मास कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन का मास निकाला जाता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करके हम लोग सोल्यूशन का मास निकालते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 40 प्लस 350, 40 प्लस 350 हम करेंगे तो हमारा 360 आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला बस फॉर्मूले में रख दो, मास बाय मास से निकालना है। मास ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है 40, मास ऑफ सॉल्यूशन हमने 360 निकाल लिया है। तो कैलकुलेशन करेंगे 40 अपॉन 360 इंटू 100 करेंगे तो 1 0 से 1 0, 4 9 ज़ा 36 और 100 अपॉन 9 तो 11। जब डिवाइड तो आप कर ही लीजिए, 100 अपॉन 9 करेंगे तो 9 1 जा 9 है ना, तो करके हो जाएगा। तो हमने न्यूमेरिकल भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि सस्पेंशन क्या होता है। व्हाट इज सस्पेंशन? नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सी। और ग्रुप सी जो था ना, उसने इस तरीके का, सपोज करिए कि आपके पास एक बाल्टी है, उसमें आपने सर्फ भी डाल दिया, उसमें आपने नमक डाल दिया, उसमें आपने चीनी डाल दी, मतलब आपने अलग अलग टाइप की चीज़ें डाल दी हैं। अगर आप अलग अलग टाइप की चीज़ें डाल देते हैं ना, तो आपका नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन बन जाता है। बस इसमें यही है। ठीक है, तो नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन जो होता है ना, उसमें सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड्स। तो सॉलिड जो है ना, कुछ आपको दिख जाएंगे, जैसे कि कुछ सॉलिड से पार्टिकल्स में भी आपको दिख जाए, जैसे कि आपने अगर रेत डाल दी पानी में तो आर कॉल्ड सस्पेंशंस। सस्पेंशंस इस तरीके की चीज़ होती है जो ना आपको पानी में एक तरीके से अलग से दिख जाती है। अलग तरीके से अगर आपको पानी में कोई तैरता हुआ सा कुछ दिख जाता है ना, तो वही सस्पेंशन होता है। अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजीनस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सब्सटेंसेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। तो देखिए, जो सस्पेंशन होता है ना, एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। हमने हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में पिछले वीडियो में देखा था। होमोजीनियस मिक्सचर जो बिल्कुल पूरे के पूरे एक जैसे होते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर जिसमें हम लोगों को अलग अलग सब्सटेंसेस दिख जाते हैं। तो सस्पेंशन भी एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है जिसमें जो सॉल्यूट मतलब जिसको घोला जाता है, तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है ना, वो सस्पेंडेड होते हैं। जैसे कि आप नींबू आप ना छानिए मत, नींबू को सिर्फ एक ग्लास में पानी लीजिए, नींबू को निचोड़ दीजिए, तो आपको दिखेगा ना वो नींबू के बारीक बारीक से पूरे घुले हुए, तो वही होता है सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो। ठीक है, तो इस तरीके के सस्पेंडेड पार्टिकल्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं। और जहाँ पर सस्पेंडेड पार्टिकल्स जिस सोल्यूशन में देखने को मिल रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो तो सस्पेंशन हो गया। ठीक है, सस्पेंशन इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट डिसॉल्व नहीं होते, घुलते नहीं है, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। बल्क ऑफ द मीडियम का मतलब है कि भाई हमारा जो नींबू पानी था, उसका जो पूरा सोल्यूशन था, उसमें हमें नींबू के जो छोटे छोटे दाने होते हैं, अगर हम छाने ना तो दिख जाते हैं, तो वही सस्पेंशन होते हैं। पार्टिकल्स आर विजिबल बाय नेकेड आइज, मतलब आप नॉर्मली अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सस्पेंशन हमने देख लिया, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, अलग अलग हमें देखने के लिए आराम से मिल जाता है। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, जो आंखों से हम लोग देख सकते हैं नॉर्मली। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक द पाथ विजिबल। मतलब देखिए, हम लोग आंखों से देख पा रहे हैं, इसका मतलब है हम लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था ना, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला पार्ट।
तो इस पे लाइट पड़ी, रिफ्लेक्ट हो गई। अब जो चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाती है ना वो हमारी आंखों पे आ जाती है, मतलब हमें दिखाई पड़ जाती है। तो क्योंकि इसके पार्टिकल्स काफ़ी बड़े हैं, छोटे पार्टिकल्स होते तो सस्पेंड नहीं कर पाते लाइट को, ठीक है, स्कैटर नहीं कर पाते हैं बीम ऑफ लाइट। बट यहाँ पर पार्टिकल्स बड़े हैं, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देंगे। पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट स्कैटर पासिंग थ्रू इट, जो इससे पास कर रहे हैं, एंड मेक द पास विजिबल। और हम लोग को पता लग जाता है कि लाइट किस पाथ से, किस रास्ते से जा रही है। सोल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है। और सोल्यूट पार्टिकल्स जो है ना वो कई बार नीचे भी जाकर के बैठ जाते हैं, जैसे कि अगर आप रेत डाल दें पानी में, अगर आप रेत के पानी को हिलाते रहेंगे तो वो पूरे में घूमता रहेगा। बट अगर आप लोग रेत के पार्टिकल को, मतलब आप उस बाल्टी को जिसमें आपने पानी और रेत भरा हुआ है उसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद ऊपर की तरफ का पानी साफ दिखेगा और सारी की सारी रेत नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। तो सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, मतलब सस्पेंशन को आप छूते नहीं है तो सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। दिस सस्पेंशन इज अनस्टेबल, ऐसा स्टेबल नहीं होता क्योंकि आपने फिर हिलाया तो फिर से वो ऊपर आ जाएंगे। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। और तो ये जो रेत के पार्टिकल्स थे, अगर आप इसको छन्नी से छान देंगे तो वो तो सारे के सारे अलग हो जाएंगे, पानी अलग हो जाएगा। व्हेन द पार्टिकल्स सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर्ड लाइट एनी मोर। अब जब पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे तो कोई पार्टिकल ऊपर ही होगा ही नहीं, तो भाई लाइट स्कैटर कैसे होगी? अगर लाइट स्कैटर नहीं हो पाएगी तो हमें कुछ दिखेगा नहीं। तो जब सस्पेंशन के पार्टिकल्स जो होते हैं अगर वो नीचे बैठ जाते हैं तो फिर वहाँ से लाइट स्कैटर नहीं हो पाती। तो क्या था भाई, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है सस्पेंशन। नेकेड आइट से हम लोग नहीं, मतलब सॉरी, देख सकते हैं स्कैटर बीम ऑफ लाइट और पाथ जो है इसका विजिबल होता है। बट अगर कुछ सस्पेंशन होते हैं, अगर उसको अनडिस्टर्ब हम छोड़ देंगे वो नीचे बैठ जाएगा और फिर सस्पेंशन ब्रेक हो जाएगा और स्कैटर लाइट को नहीं कर पाएगा। वही ना, रेत के पार्टिकल सारे नीचे बैठ जाएंगे तो कोई पार्टिकल बचेंगे ही नहीं ताकि जो स्कैटर कर दें बीम ऑफ लाइट को। अब आता है कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है? मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड अ कोलाइडल और कोलॉइड और कोलाइडल सोल्यूशन। देखिए, कोलॉइडल सोल्यूशन इस टाइप का सोल्यूशन होता है जो थोड़ा सा मतलब धुंधला धुंधला टाइप्स होता है, जैसे कि मान लीजिए इंक है ना। तो द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइडल आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। तो पार्टिकल्स जो होते हैं ना कोलॉइडल सोल्यूशन के, वो पूरी तरीके से स्प्रेड होते हैं। जैसे कि आपने पानी में इंक मिला दी तो पूरे के पूरे पानी में आपको इंक दिख रही है, तो वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली बिल्कुल बराबर बराबर स्प्रेड होते हैं पूरे के पूरे सॉल्यूशन में। ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ सस्पेंशन, मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, ठीक है। तो ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ही छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू सस्पेंशन के पार्टिकल्स तो थोड़े बड़े होते हैं, बट जो कोलॉइडल सोल्यूशन होता है ना इसके पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। तो ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल मिले ही हुए हैं, हमें पार्टिकल्स अलग अलग नज़र नहीं आते हैं, इसलिए जो वो होता है ना सोल्यूशन वो हमें होमोजीनियस लगता है। बट एक्चुअली जो कोलॉइडल सोल्यूशन है वो एक हेटेरोजीनियस सोल्यूशन है। एग्जाम्पल मिल्क, एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लीजिए। कोलॉइडल सोल्यूशन का एग्जाम्पल मिल्क है और हमें देखने में तो ये होमोजीनियस लगता है बट कोलॉइडल सोल्यूशन होमोजीनियस नहीं होता। Because of the small size of colloidal particles, we cannot see them with naked eyes. colloidal solution के particles इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी naked eyes से, मतलब नंगी आंखों से या फिर बिना माइक्रोस्कोप के हम लोग उनको particles को नहीं देख सकते colloidal solution के। But these particles can easily scatter a beam of visible light, ठीक है। But colloidal solution हम लोग को आंखों से ना दिखे जब भले ही, but beam of light को scatter कर देते हैं। इतने बड़े तो होते हैं कि beam of light को scatter कर देते हैं, ठीक हो क्या। अब दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। अब कोलाइडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में मतलब फूट फूट के आता है, आप समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें क्या है ना, कोलाइडल सोल्यूशन है। अब जिस कोलाइडल सोल्यूशन में से बीम ऑफ लाइट पास हो जाती है उसको हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस इफेक्ट, ठीक हो गया। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व थ्रू व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। आप देखिए, अगर आपके कमरे में बिल्कुल कहीं दूर से छोटी सी आपके होल सा बना हुआ है और धूप की रोशनी मतलब आ रही है, आपको उसमें पार्टिकल्स भी दिख जाते हैं तैरते हुए, तो उसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट हो रहा है। और जो वो होता है ना जंगलों में ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखता है। ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर।
जो आपकी हवा है, हवा में जो स्मोक के, डस्ट के पार्टिकल्स हैं, उनकी वजह से जो स्कैटरिंग हो रही होती है ना, वो हमें बिल्कुल बीम ऑफ लाइट ऐसे करके दिखती है। ये देखिए, जैसे ये है ना, ये जो दिख रही है ऐसे 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 जा रही है ना, यही तो टिंडल इफेक्ट है। इसमें बीम ऑफ लाइट जो हवा में हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जैसे कि डस्ट के, है ना, वो स्कैटर कर रहे हैं लाइट को, टिंडल इफेक्ट है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। कैनोपी, और कैनोपी का मतलब होता है ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच में से, जो पत्तों के बीच में से रोशनी बच जाती है, उसमें से जब पास कर रही होता है लाइट, तो हमें टिंडल इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। इन फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज द कोलाइड डिस्पर्स्ड इन एयर। तो छोटे छोटे जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो लाइट को फैलाने का काम कर रहे होते हैं। अब आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड। हम लोगों ने देख लिया कि ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। साइज़ जो होता है पार्टिकल्स के कोलाइड का काफ़ी छोटा होता है, हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, बट कोलाइडल्स इतने तो बड़े होते हैं कि इनमें से बीम ऑफ लाइट तो पास हो जाएगी, ठीक है। तो पाथ जो है ना, वो तो विजिबल बन जाता है। कोलाइड्स आर बिग अनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। बीम ऑफ लाइट जो है वो आराम से पास हो सकती है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। दिस इज अ कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। तो मतलब अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे, जैसे कि सस्पेंशन के हो जाते थे। तो कोलाइडल जो है ना, वो काफ़ी स्टेबल होता है, सस्पेंशन जो है ना, वो अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। तो हम लोग देखा था कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो हम फिल्टरेशन से अलग कर सकते हैं, है ना, बट स्पेशल इसके नहीं कर सकते फिल्टरेशन से, बट हम सेंट्रीफ्यूगेशन से कर सकते हैं। कैन सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल्स। तो कोलाइडल पार्टिकल्स सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट हो सकते हैं, बट फिल्टरेशन से नहीं हो सकते। अभी सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह आगे है चैप्टर में देखेंगे हम। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइड, अब आपको देखेंगे ना ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन कितनी ज़्यादा सिमिलर हैं सस्पेंशन से, है ना, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेज and the dispersion medium. Components of colloidal solution are the dispersed phase and dispersion medium. मतलब dispersed phase medium चाहिए होता है ना, medium चाहिए होता है कि जहाँ पर से dispersion होगा और कहाँ पर dispersion होगा। solute like components or the dispersed particle in a colloidal form the dispersed phase, ठीक है। तो the solute like component जैसे कि आपने हवा में मिट्टी के पार्टिकल्स देखे थे, वो सल्यूट का काम कर रहे थे कोलाइडल में, है ना। एंड द कंपोनेंट इन विच डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज डिस्पर्सिंग मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज सस्पेंडेड किस में है, लटका सा हुआ किस में है, तो हवा हो गई डिस्पर्सिंग मीडियम, है ना, और डिस्पर्स्ड पार्टिकल हो गए हमारी मिट्टी या फिर वाटर के ड्रॉपलेट्स। कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड, कोलॉइड्स को हम लोग कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। अ कॉमन एग्जाम्पल आर, हम लोग को जैसे कि ये दे रखे हैं, अभी एग्जाम्पल देखते हैं। डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है, किसमें, एरोजोल में। तो फोम हो गई, जैसे फोम वैसे तो सॉलिड होती है, मगर उसके अंदर क्या होती है, गैस टाइप की भरी हुई होती है ना, और फिर उसमें से रिफ्लेक्शन वगैरह हो रही होती है। तो फोम, रबर, स्पॉन्ज वगैरह, इसमें से 2-3 एग्जाम्पल आप लोग याद कर सकते हैं। तो देखिए डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम कुछ नहीं है। डिस्पर्स्ड फेज जो जिसकी वजह से डिस्पर्जन हो रहा है, जैसे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स लटके पड़े हैं। डिस्पर्जन मीडियम जिसमें हो रहा है, हवा डिस्पर्जन मीडियम है, और डिस्पर्स्ड फेज हमारे छोटे छोटे से किसी चीज़ के पार्टिकल्स हो सकते हैं, मिट्टी के, पानी के वगैरह, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स। काफ़ी बड़ी 23 मिनट्स की वीडियो हो गई है, तो सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स जो है ना, ये वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। इसके एप्लीकेशंस वगैरह वो नेक्स्ट वीडियो में ये वाला सारा कवर हो जाएगा हमारा। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस फिर देख लेंगे, फिर टाइप्स, हाँ, तो आप आगे के वीडियोज़ में देखते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 2 इस मैटर अराउंड अस का पार्ट 3। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट बना चुके हैं और हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 4, 5 और चैप्टर 8 कवर कर चुके हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं।
तो हम इसमें अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सस्पेंशन कोलाइडल सोल्यूशन। यहाँ तक हम देख लिया था हमने। अब हम देखते हैं कि सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। अगर कोई मिक्सचर है तो उसके कंपोनेंट्स को हम लोग अलग कैसे कर सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं वो आर नॉट केमिकली प्योर। ज़्यादातर जो सब्सटेंस हम लोग को नेचुरली मिलते हैं वो कई सारी चीज़ों से मिलके बने होते हैं, मतलब कई सारे केमिकल्स, नेचुरल केमिकल्स उसमें होते हैं। डिफरेंट मेथड सेपरेशन के लिए बनाए गए हैं, आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। मतलब जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड नमक है, उसमें सोडियम है और क्लोरीन है, तो हम इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे मेथड्स हमें बताए गए हैं इस चैप्टर में। सेपरेशन की हेल्प से हम लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं मिक्सचर में से और उनको स्टडी कर सकते हैं। हेटेरोजेनस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन दैट वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ। तो जो हेटेरोजेनस मिक्सचर्स होते हैं ना, मतलब जैसे कि जो अलग अलग दिखते हैं, जैसे कि दाल में आपने चावल बना दिया तो आप दाल और चावल को हाथ से भी या फिर छान करके या फिर सीविंग से फिल्टर करके आप लोग निकाल सकते हैं। बट कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो इस तरीके से मिक्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए इंक मिक्स कर दिया आपने पानी में, आप कैसे निकालोगे उसको। तो और काफ़ी सारे मेथड होते हैं जो ये हैंड पिकिंग और सीविंग, इनके अलावा फिजिकल मेथड्स के अलावा केमिकल मेथड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए हाउ कैन वी ऑब्टेन कंपोनेंट फ्रॉम इंक। ठीक है, जैसे कि पानी में इंक मिला दी तो उसमें से आप कैसे अलग अलग करेंगे उसको। तो एक्टिविटी दे रखी है, आप एक बीकर में पानी लीजिए और पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर। उसमें एक वॉच ग्लास लगा दीजिए, मतलब उसको देखते रहिए। ठीक है, उसमें कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए इंक की ऑन द वॉच ग्लास। जो आपने ग्लास है वॉच ग्लास से लगाया हुआ है उसमें कुछ बूंदे इंक की डाल दीजिए। अब उसको बीकर को ना गर्म करना शुरू कर दीजिए और वी डू नॉट वॉन्ट टू हीट द इंक डायरेक्टली। हम लोग इंक को डायरेक्टली हीट नहीं करना चाहते हैं। यू विल सी दैट एवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। आप लोग देखेंगे कि जो वॉच ग्लास होगा ना, ये देखिए, ये है हमारा बीकर है और ये हमारा नीचे बर्नर है और ये देखिए कटोरी जैसी जो होती है ना, ये वॉच ग्लास है। इस पे आपने इंक रखी हुई है, नीचे पानी रखा हुआ है, पानी उबल रहा है, पानी में गर्मी जा रही है, फिर गर्मी की हेल्प से इंक से ऊपर की तरफ ये उड़ रहा है। इंक हमने पानी में नहीं मिलाई है, हमने इंक वॉच ग्लास में रखी हुई है। आप कंटिन्यू करते रहिए तो इवेपोरेशन होता रहेगा। कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज इन द वॉच ग्लास। फिर अगर आप पहले हीटिंग होती रहेगी, इवेपोरेशन होता रहेगा, फिर हीटिंग करनी तब बंद कर दीजिए जब आपको कोई भी चेंज नहीं दिखेगा वॉच ग्लास में। ठीक है, फिर क्या होता है, हमें पता लगा है, वी फाइंड दैट द इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ डाई इन वाटर। इंक किसका मिक्सचर होता है, एक डाई जैसा होता है पानी में मिला हुआ। दस वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। अब ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं, तो देखिए जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो पानी जैसे कि आपने हीटिंग करी तो हीटिंग से वो उड़ गए। ठीक है, तो जैसे कि आपकी इंक थी, इंक जो होती है उसमें वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं, तो जब आप हीट करेंगे ना उसको तो वो उड़ जाएगा और जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होगा एक चूना जैसा आपको बचा हुआ मिल जाएगा। तो वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सॉल्वेंट होते हैं। सॉल्वेंट मतलब जिसमें वो कोई चीज़ घुली हुई होती है वो सॉल्वेंट होते हैं और जो घोला जाता है वो सॉल्यूट होता है ना, हमने पढ़ा था पहले भी। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रह जाएगा इस हीटिंग के प्रोसेस से। नॉन वोलेटाइल मतलब जो भाप बन के नहीं उड़ सकता है वो बचा का बचा रह जाएगा। दिस इज मेथड ऑफ इवेपोरेशन। तो मेथड ऑफ इवेपोरेशन से आप वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। इवेपोरेशन के मेथड से आप क्या कर सकते हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं। अब हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब मिल्क में से आप क्रीम कैसे निकालेंगे, है ना, जो क्रीम होता है ना मलाई, वो कैसे निकालेंगे। नाउ डेज ऑफ वी गेट फुल क्रीम, टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटीज़ ऑफ मिल्क पैक्ड इन। ठीक है, हम लोग को फुल क्रीम होता है जिसमें क्रीम होता है, टोन्ड जिसमें क्रीम निकाला जाता है, 2 बार क्रीम निकाला जाता है, कई वेराइटीज़ ऑफ हमें मिल्क मिलती है। अब हम कैसे निकालते हैं, एक्टिविटी से हम देखते हैं। फुल क्रीम आपको लेना है, बिल्कुल गाय का या भैंस का बिल्कुल शुद्ध दूध लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। फिर सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। तो देखिए ये सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन ऐसी होती है, 1 मिनट, सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन गिवन नहीं है इसमें, सॉरी। तो मतलब एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का होता है, उसे सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं हम लोग। इफ़ अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन इज़ नॉट अवेलेबल इन द स्कूल, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग मिल्क चर्नर
कुछ नहीं होता। देखिए क्या है ना, आपने अपने मम्मी को या घर में किसी को करते हुए देखा होगा। एक भगोना लेते हैं, मिल्क चर्नर का मतलब है ऐसे करके होता है, उसमें ऐसे 3-3 पार्ट होते हैं। मिल्क को घुमाने मैं ऐसे क्या बताऊँ, हाथ से ना इसको बिलोते हैं। मे बी आपको पता हो कि इसको गोल 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 घुमाया जाता है। तो जब आप दूध की जो मलाई उतार उतार के रखते रहते हैं, आप जब उसको ऐसे करके घुमाते हैं तो देखते हैं ऊपर मक्खन जैसा आ जाता है ना। इफ़ यू हैव अ मिल्क डेयरी नियर बाय, उसको कह दो कि दिखा दें कैसे पनीर वनीर बनता है। फिर उसमें से आप जब उसको घी ताते हैं तो आपका घी अलग हो जाता है, उसमें से पनीर भी निकल जाता है ना। तो ये दिस इज सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। दिस प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप व्हेन स्पिन रैपिडली। जब आप उस मलाई को खूब तेज 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 हिलाते हैं ना, तो उसको मलाई को हिलाने के बाद क्या होता है, मक्खन जैसा जो है वो तो नीचे आ जाता है और जो पानी जैसा है ना वो ऊपर आ जाता है। उसी वो जो पानी जैसी चीज़ होती है ना, उसी से पनीर बनता है। अभी देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन ना, अपनी मम्मी से समझिएगा, बहुत अच्छे से पता है। मतलब आप अपने मदर से पूछिएगा कि आप घी कैसे निकालती हैं। तो जब घी आता है ना, जो शुद्ध घी होता है उसके ऊपर जो शुद्ध दूध होता है ना, उसके ऊपर मलाई ज़रूर जमती है। उस मलाई को ना क्या करते हैं, अलग निकाल के रखते रहते हैं। उस मलाई को फिर इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसमें हल्की सी खट्टी चीज़ दही मिला देते हैं, फिर उसको बिलोई से बिलोते हैं, उसको हिलाते हैं। जब उसको हिलाते रहते हैं ना, हल्का सा वार्म करने के बाद, तो मक्खन नीचे आ जाता है और ऊपर पानी पानी जैसा आ जाता है। उस पानी से पनीर बनाया जा सकता है। और बाकी जो घी होता है, फिर जो मक्खन बच जाता है, उसको जब हम गर्म करते हैं तो उससे घी बनता है। यही पूरा जो बिलो करके कि मक्खन नीचे बैठ गया और पानी जैसा ऊपर आ गया, यही जो प्रोसेस होता है ना, यही सेंट्रीफिकेशन का प्रोसेस होता है। एप्लीकेशन क्या है, इसी को हम लोग डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज़ में इस्तेमाल करते हैं, ब्लड और यूरिन के टेस्ट में। सेंट्रीफिकेशन के एप्लीकेशन, ठीक है, ब्लड और यूरिन टेस्ट में काम आते हैं, डेयरीज़ में काम आते हैं बटर को क्रीम में से निकालने के लिए, और वॉशिंग मशीन्स में, ठीक है, टू स्क्वीज़ आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स, ठीक है, गीले कपड़ों में से पानी निकालने के लिए भी। देखिए मशीन कैसे घूमती है, मशीन ऐसे गोल 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 घूमती है ना, वही सेंट्रीफिकेशन का प्रोसेस चल रहा होता है उसमें। ये एप्लीकेशंस है, किस किस जगह इसका इस्तेमाल होता है। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 इममिसिबल लिक्विड्स। हम लोग 2 इममिसिबल लिक्विड्स हैं, मतलब जो लिक्विड्स एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, उनको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग केरोसिन को अगर हमें पानी में से सेपरेट करना है तो हम लोगों को उसे एक सेपरेटिंग फनल में रखना होगा, ठीक है। पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन सेपरेटिंग फनल। ये सेपरेटिंग फनल है, आपको ऊपर से क्या करना है, इसमें डाल देना है मिक्सचर। मतलब जिस आपने मिक्सचर बना लिया, तेल का और पानी का मिक्सचर बना लिया, उसको एक सेपरेटिंग फनल में आपने डाल दिया। फिर क्या करना है, फिर आपने मिक्सचर डाल दिया, आपने जब इस सेपरेटिंग फनल में इस तरीके से मिक्सचर डाल देंगे ना, और उसको छेड़िए मत कुछ टाइम के लिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए, ताकि जो ऑयल की लेयर है और वाटर की लेयर है ना, वो अलग अलग बन जाए। ओपन द स्टॉप कॉक, ऊपर ये जो आपने क्या है, ये सेपरेटिंग फनल थी इस तरीके की, फिर आपने इसको नीचे से बंद कर दिया है। ये यहाँ पे नीचे पानी आ जाता है और तेल ऊपर चला जाता है, ठीक है, ऐसे होता है सेपरेटिंग फनल में। ओपन द स्टॉप कॉक, जो नीचे की तरफ ये लगी हुई थी यहाँ पर, इसको आप ओपन कर दीजिए। फिर क्या होगा, एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली, और बिल्कुल ध्यान से आप क्या करिए, फटाफट से पानी निकाल लीजिए। और क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेज द स्टॉप कॉक, और जैसे ही स्टॉप कॉक पे आपने इसको खोल दिया, पानी निकाल लिया, फिर जैसे ही ऑयल आने वाला हो, फटाफट से इसको बंद कर दीजिए, तो आपका पानी और ऑयल अलग अलग हो जाएगा। फनल जो होती है ना, सेपरेटिंग फनल, कुछ नहीं करना होता, आपने जो भी आपका मिक्सचर था ना, उसको सिर्फ सेपरेटिंग फनल में डाल देना है। इनकी खुद की प्रॉपर्टी होती है कि पानी नीचे बैठ जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाता है, ठीक है। 2 इममिसिबल लिक्विड, इममिसिबल लिक्विड का मतलब होता है ऐसे 2 तरल चीज़ें, ऐसे 2 लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, उनको हम लोग सेपरेटिंग फनल से जो है अलग करते हैं। तो एप्लीकेशंस क्या है, इस्तेमाल क्या होते हैं, अगर ऑयल और पानी मिल गया है तो उसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। और इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, देखिए ओर क्या होता है, अभी आप लोग 10th क्लास में जाएंगे ना तो अच्छे से समझेंगे इसको। ओर होता है, हम लोगों को ना जो भी चीज़ें अर्थ से मिलती हैं वो प्योर फॉर्म में ज़्यादातर नहीं मिलती हैं, हम लोग को वो ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं, उनके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो आयरन भी ओर की फॉर्म में मिलता है। तो बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं ना, हटानी होती है हमें आयरन से, वो भी हम लोग सेपरेटिंग फनल वाले मेथड से इस्तेमाल करते हैं। द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस।
तो जो स्लैग है, जो गंदगी है, वो हम लोग इज़ रिमूव फ्रॉम द टॉप, ऊपर से गंदगी हटा देते हैं और नीचे जो आयरन, मॉल्टन आयरन है पिघला हुआ, वो रह जाता है। दिस प्रिंसिपल इज़ दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज़। अब ये जो है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो इमिसिबल लिक्विड्स है ना, वो किस पर काम करते हैं, वेरिएशन इन डेंसिटीज़। इमिसिबल लिक्विड्स मतलब जो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं हो पाते। आप देखिए ज़रा पानी में ज़रा 4-5 बूंदे डाल के देखिए ऑयल की, कैसे तैरने लगती हैं। ठीक है, पानी नीचे रह जाता है और ऑयल ऊपर आ जाता है, क्योंकि ऑयल हल्का होता है ना। तो हम लोग सेपरेटिंग फनल से हम लोग कैसे कर पाते हैं दोनों को अलग, क्योंकि इनकी डेंसिटी, इनका घनत्व, इनका भार अलग अलग होता है। इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेटिंग फनल में डिफरेंस इन डेंसिटीज़ के हिसाब से अलग कर पाते हैं, क्योंकि अलग अलग लेयर बन जाती है डेंसिटी के हिसाब से। भारी वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, हल्की वाली चीज़ ऊपर। नेक्स्ट आता है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। नमक और कपूर के मिक्सचर को हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि कैम्फर चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग। कपूर को आपने अपने घर में भी देखा होगा, पूजा में इस्तेमाल होता है। कपूर को आप जलाएंगे तो सीधा वो भाप बन के उठ जाएगा। ठीक है, टू सेपरेट इस तरीके के मिक्सचर दैट कंटेन अ सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपोनेंट। सब्लिमेबल मतलब जो डायरेक्ट क्या हो जाता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, मतलब लिक्विड में तो आया ही नहीं, तो लिक्विड सब्ट्रैक्ट हो गया, तो सब हो गया, सब्लिमेट हो गया। तो सब्लिमेट वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल कंपोनेंट मतलब जो एकदम से भाप बन के उठ जाते हैं तो इनको हम लोग फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। नॉन सब्लिमेबल मतलब जो सॉल्ट है, भाई नमक है, वो भाप बन के तो उड़ेगा नहीं। तो सॉल्ट और कैम्फर के हम लोग जो मिक्सचर है उसको कैसे हम लोग अलग करते हैं, ये देखते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स विच सब्लाइम आर अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन। इनको हम लोग कैसे अलग करते हैं, सेपरेशन ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का जो प्रोसेस होता है ना, इससे करते हैं, क्योंकि जो भाई आपने आग लगाओगे तो कैम्फर जो है वो तो एकदम से भाप बन के उड़ जाएगा और रहेगा क्या नीचे, नमक रह जाएगा बस। मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट है, वेपर्स ऑफ कैम्फर, कैम्फर जो है वो ऊपर उड़ जाएगा और फिर यहाँ साइड में अगर उसको हीट नहीं मिलेगी तो कोने कोने में जम जाएगा और नीचे क्या बचेगा, नीचे सॉल्ट बचेगा। सिर्फ ऊपर आपने कॉटन प्लग लगा दिया, क्यों, क्योंकि ताकि भाप बन के ऊपर ही ना उड़ जाए सारा का सारा। आपको अलग करना है ना, भगाना थोड़ी कैम्फर को। तो आप यहाँ हीटिंग कर रहे होंगे और अगर यहाँ पे ठंडा होगा तो जो भाप बन के उड़ा था ये फिर से जम जाएगा। बस यही पूरा का पूरा प्रोसेस इसका होता है। ठीक है, अब आगे आता है हमारा, इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। डाई जो होता है ब्लैक इंक का, वो क्या सिर्फ एक सिंगल कलर ही होता है, तो हम लोग को देखना है। तो टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, आपको फिल्टर पेपर लेना है। ड्रॉ अ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल। आपने फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर स्कूल वगैरह में मिल जाते हैं, शॉप्स में मिल जाते हैं, उस पर पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है लगभग 3 सेंटीमीटर की, अबव द लोअर एज। मतलब आपने जो फिल्टर पेपर लिया है उसके लगभग 3 सेंटीमीटर की 3 सेंटीमीटर अबव आपको एक लाइन, लगभग 3 सेंटीमीटर नीचे से लाइन लेनी है और यहाँ पर एक पूरी लंबी सी लाइन खींच देनी है। समझ में नहीं आया होगा कि सबको। फिल्टर पेपर लिया, यहाँ से 3 सेंटीमीटर नापा और ऐसी लाइन खींच दी। ठीक है, पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक, वाटर सॉल्यूबल, जो पानी में घुलने वाली इंक है उसको डालना है, दैट इज फ्रॉम अ स्केच पेन और फाउंटेन पेन। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द लाइन, मतलब आपने ये जो बनाया था ना, यहाँ पे आपने 3 सेंटीमीटर पे लाइन ली थी और आपको क्या करना है, एक आपकी इंक जो है उसकी एक ड्रॉप आपको इसके बीच में यहाँ पर कहीं पर डाल देनी है। लेट इट ड्राई, आप उसको सूखने दीजिए। लोअर द फिल्टर पेपर इन द जार, बीकर, टेस्ट ट्यूब जो भी है, कंटेनिंग वाटर, सो दैट द ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर इज जस्ट अबव द वाटर लेवल। फिर आपको इसको ना एक पानी के उसमें डालना है, मतलब एक जार जिसमें पानी हो वहाँ पर डालना है और बिल्कुल इतने तक डुबा देना है, मतलब यहाँ तक डुबा दीजिए। आप इस तरीके से जार को रखिए कि यहाँ तक पानी आ जाए, जस्ट अबव, मतलब इंक जो है ना उस तक पानी ना पहुँचे, सिर्फ इससे नीचे तक। ठीक है, और उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेज अप ऑन द फिल्टर पेपर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। फिर आप देखेंगे जैसे जैसे फिल्टर पेपर पे ऊपर पानी पहुँचता जाएगा तो क्या होगा। तो फिर उसके आपने डॉट के नीचे तक डुबो दिया, बट फिल्टर पेपर की प्रॉपर्टी होती है, पेपर की प्रॉपर्टी क्या होती है, आपने पानी में डुबाया वो ऊपर की तरफ जाने लगता है ना, ऊपर की तरफ जाएगा। तो सेपरेशन ऑफ डाइज इन ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी, तो ये सेपरेशन ऑफ डाइज इन ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस से जो है क्या होता है कि ये अलग अलग हो जाते हैं। अब इसका यहाँ पे देखिए, द इंक दैट वी यूज़ हैज़ वाटर एज द सॉल्वेंट।
एंड द डाई इज सॉल्यूबल इन इट। तो इंक जो हमने इस्तेमाल करी थी ना, उसमें पानी का सॉल्वेंट लिया गया था, पानी में घोली गई थी इंक को, और जो डाई है ना, डाई जिसका जो उसका कलर होता है वो पानी में घुल जाता है। एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर, तो फिल्टर पेपर पे जैसे जैसे पानी ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है ना, इट टेक्स अलॉन्ग विद इट द डाई पार्टिकल। तो जो डाई वाला पार्टिकल होता है ना इस इंक में, जो हमने पानी बढ़ता गया तो डाई इसके साथ पानी के साथ साथ ऊपर चला जाता रहता है। इट टेक्स अलॉन्ग विद द डाई पार्टिकल्स, ठीक है। यूजुअली डाई इज मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स। डाई कभी भी एक कलर का नहीं होता है, ज़्यादातर वो 2 या 2 से ज़्यादा कलर का ही होता है। कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर soluble in water rises faster and this way the colors get separated। अब हमें पता है कि डाई 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स का बना होता है, तो जो कलर वाटर, और कलर ना वाटर में कलर्स की प्रॉपर्टी होती है कि हर कलर वाटर में बराबर सॉल्युबल नहीं होगा, कोई कलर ज़्यादा सॉल्युबल होगा तो कोई कलर कम सॉल्युबल होगा। तो कलर की इसी प्रॉपर्टी से जो कम सॉल्युबल होगा वो फटाफट से क्या हो जाएगा, द कलर कंपोनेंट मोर सोल्यूबल इन वाटर, वो ऊपर फटाफट से पहुंच जाएगा, और जो कम सोल्यूबल होगा वो धीरे धीरे पहुंचेगा। और इस हेल्प से हम लोग 2 जो है कलर्स को अलग अलग कर लेंगे। इस तरीके से हमारा हो जाता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, अलग अलग कलर्स को हमने सेपरेट किया तो हम इसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्रोमा का मतलब कलर होता है, और ये टेक्निक जो है कलर्स को अलग करने के लिए काम में आती है। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। मतलब अगर 2 अलग अलग टाइप के सॉल्यूट्स हैं, सॉल्यूट क्या होता है, जो चीज़ें घोली जाती हैं, सॉल्वेंट जिसमें घोली जाती हैं। अब आपका कोई सॉल्वेंट था, उसमें 2 अलग अलग सॉल्यूट घुल गए, बट आपको अब अलग करना है, तो क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से नई नई टेक्नोलॉजीज़ क्रोमेटोग्राफी की डेवलप हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। किस किस जगह हमें बता रखा है, कलर्स इन अ डाई, जो डाई के कलर्स होते हैं उन दोनों को कलर को अलग करना है, तो वही आपने पेपर लिया, लाइन बना दी, उस पर आपने इंक लगा दी, फिर उसके बाद आपको इसको पानी में यहाँ तक डुबोना है, सिर्फ यहाँ तक। फिर पानी जैसे जैसे ऊपर से चढ़ता जाएगा तो जो कलर है उसकी प्रॉपर्टी होती है, एक डाई में 2 से ज़्यादा कलर होते हैं, और कलर की प्रॉपर्टी होती है कि कोई कलर पानी में जल्दी घुल जाता है, कोई कलर लेट घुलता है। तो जो जल्दी घुल जाएगा वो ऊपर आ जाएगा, कम घुलने वाला नीचे आ जाएगा, और ऐसे कलर सेपरेट हो जाएंगे। और क्या एप्लीकेशन है, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स। नेचुरल कलर्स जो होते हैं ना, उसमें भी कई सारे कलर्स होते हैं, तो अलग अलग कलर सेपरेट कर देते हैं। और ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड में से ड्रग्स को अलग करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आता है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिसेबल लिक्विड्स। अब 2 ऐसे लिक्विड जो आपस में घुल जाते हैं, उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं। तो 2 एक साथ घुलने वाले मिक्सचर्स को हम लोग अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग करते हैं एसीटोन और वाटर। एसीटोन और वाटर एक दूसरे में आपस में अच्छे से मिल जाते हैं, उनको हम कैसे अलग करेंगे, तो हम लोग एक डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है, इससे इसको अलग किया जाता है। डिस्टिलेशन, हम लोग डिस्टिलेशन फ्लास्क ले लेंगे, ये देखिए ऐसा होता है ये डिस्टिलेशन का प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो है डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसमें हम दोनों लिक्विड्स को ले लेंगे, पानी को भी और वाटर को भी, ठीक है, सॉरी पानी को और एसीटोन को, पानी और एसीटोन का हमने इसमें ले लिया है। फिर हम क्या करेंगे, अरेंज द अपरेटस, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक थर्मोमीटर भी लगा देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है, नीचे से हीटिंग कर रहे हैं और ऊपर हमने थर्मोमीटर लगा दिया है। फिर मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर है, फिर ये इस तरीके से, आप आगे देखते हैं फिर बताते हैं। तो अपरेटस हमने इस तरीके से लगा दिया है, जैसे ये है। हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द थर्मोमीटर, हमें धीरे धीरे मिक्सचर को गर्म करना है और थर्मोमीटर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एसीटोन वेपराइजेस, एसीटोन जो है वो वेपर बन के उड़ने लगता है। कंडेंसेस इन द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट, तो जो ये है ये वेपराइज होगा, भाप बन के उड़ेगा। और ये देखिए ये जो है ना, ये कंडेंसर है, जैसे कि जैसे ही भाप बन के उड़ा तो यहाँ से तो हमने बंद कर रखा है इसको, अब ये जाएगा यहाँ। तो एसीटोन पानी से जल्दी भाप बन के उड़ जाता है, तो फिर जैसे ही ये भाप बन के उड़ेगा फिर यहाँ पे ठंडा हो जाएगा, ठंडा होके फिर क्या हो जाएगा, कंडेंस ही हो जाएगा, और फिर क्या होगा, ये एसीटोन की बूंदें नीचे हमें गिर जाएंगी। कैन बी कलेक्टेड एट कंडेंसर आउटलेट, वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, जो कि क्योंकि क्या है ना, दोनों के अलग अलग टेम्परेचर पे ये दोनों हीट होते हैं। एसीटोन मिसेबल लिक्विड्स हो चाहे मिक्स हो जाए, मगर टेम्परेचर पे तो अलग अलग हीट होंगे ना, तो एसीटोन बहुत जल्दी हीट हो जाता है। तो फटाफट जैसे वो हीट होगा, हम लोग उसको यहाँ पर इधर से जाएगा, उसको ठंडा करेंगे तो वो फिर से लिक्विड बन जाएगा, और पानी इधर आ जाएगा और एसीटोन इधर आ जाएगा। क्यों, ठंडा करने पर गैस लिक्विड बन जाती है, तो एसीटोन
की गैस बनी, ठंडा करा, लिक्विड बन गई, तो ये यहाँ पे एसीटोन आ गया और यहाँ पर आ गया वाटर। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिस्टिलेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। ये जो मेथड होता है ना, दो मिसिबल, दो घुलने वाले लिक्विड्स को अलग करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है, दो मिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के काम आता है, मगर उन दो मिसिबल लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा दूर होना चाहिए, ताकि जब हीट करें तो एक पहले उड़ जाए और फिर हम ठंडा कर लें, लिक्विड ले लें। तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। अप टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। तो हमने दो को तो हम लोग नॉर्मल डिस्टिलेशन से कर लेते हैं, बट दो से ज़्यादा जिनके टेम्परेचर का डिफरेंस 21 केल्विन से कम होता है, उसके लिए ये याद रखिए 21 केल्विन से कम होना चाहिए टेम्परेचर का डिफरेंस, और दो या दो से ज़्यादा मिक्सचर होने चाहिए। उसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से अलग करते हैं। 25 केल्विन से कम होना चाहिए उनका डिफरेंस, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर, एयर से हवा की गैसेस को अलग करना, ठीक है, और डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो आपके पेट्रोलियम ना, क्रूड पेट्रोलियम होता है, जो आपकी गैस हो गई, पेट्रोल, डीजल, वैक्स वगैरह सारे पेट्रोल के प्रोडक्ट्स होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से उनको अलग किया जाता है। द अपरेटस इज सिमिलर टू दैट फॉर सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन जैसा ही होता है, एक्सेप्ट दैट द फ्रैक्शनिंग कॉलम इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। तो देखिए सेम ही होता है, बट दो एक ये फ्रैक्शनल कॉलम जो होता है फ्लास्क के बीच में, और कंडेंसर, ये कंडेंसर है, कंडेंसर का काम होता है ठंडा करना। ये फ्लास्क है, यहाँ पे हीटिंग हो रही है, फिर यहाँ पे ये फ्रैक्शनल कॉलम है, यहाँ पर अपनी गैसेस वगैरह अलग हो रही हैं, और फिर उसके बाद कंडेंसर में पहुँच रही हैं। तो इस तरीके से होता है। अ सिंपल फ्रैक्शनल कॉलम इज़ अ ट्यूब पैक्ड विथ ग्लास बीड्स, ठीक है, ग्लास की बीड्स होती हैं इसमें, ठीक है। द बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रैपिडली। ये ग्लास की बीड्स क्यों डालते हैं? क्योंकि जो वेपर्स हैं वो थोड़े सा आराम करें और यहाँ पर ठंडी हो जाएं, इसलिए ये बीड्स डाली जाती हैं। फिर उसके बाद उनको यहाँ पहुँचा दिया जाता है वेपर्स को, फिर वो ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर उनको अलग कर सकते हैं हम लोग। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। इसमें हम लोग की अलग चीज़ क्या है, इसमें हम लोग ग्लास बीड्स का इस्तेमाल करते हैं। पहले हमारे पास क्या था, पहले डिस्टिलेशन फ्लास्क से सीधा कंडेंसर में जा रहा था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग का फ्रैक्शनल कॉलम लग जाता है, जिसमें जिसमें बीड्स भी होती हैं ग्लास की, उसमें थोड़ा टाइम मिल जाता है और ठंडा हो जाता है, फिर उसके बाद कंडेंसर में भेजते हैं और फिर अपने हमें प्योर लिक्विड मिल जाता है। तो यही है। अब ये वाला जो है ना, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में वो फुली चैप्टर देखिए, ये बचा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, फिर प्योर कॉपर को इम्प्योर में से कैसे अलग करना है, ये है वाटर प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, फिर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस है। तो ये तो अब ज़्यादा पार्ट बचा नहीं है इसमें, अब नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आप लोग फिज़िक्स का 8th 9th चैप्टर करने के लिए कह रहे हैं, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा होपफुली कल मैं उसका एक वीडियो लेकर के आ जाऊँगी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट, आई गेस ये 4 हो चुका है अब हमने, क्योंकि देख लिया है टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, मिक्सचर क्या होता है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर देख लिए हैं, फिर उसके बाद सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन के बाद फिर हम लोगों ने देख लिया है प्रॉपर्टीज़ उसकी, कंसंट्रेशन क्या होती है, ये न्यूमेरिकल भी हम लोग देख चुके हैं, कोलाइडल सोल्यूशंस क्या होते हैं, सस्पेंशन, फिर उसके बाद हम लोग मिक्सचर्स को कैसे, अलग अलग मिक्सचर को कैसे सेपरेट किया जाता है, वो सारा का सारा हम देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एयर में से किस तरीके से हम लोग अलग अलग गैसेस को अलग कर सकते हैं। हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। एयर इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। एयर जो है वो होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस का मतलब है इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं ना, वो आपस में बिल्कुल फिक्स्ड मात्रा में हैं, जैसे कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, मगर ये बिल्कुल डिफाइंड कंपोजिशन में प्रेजेंट हैं, ठीक है। एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो एयर को हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं,
पहली बात एयर होमोजेनस मिक्सचर है। दूसरी बात कि हम लोग इसके अलग अलग कंपोनेंट्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की सहायता से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से अलग कर सकते हैं। तो एयर सॉरी एयर को हम लोग कंप्रेस, देखिए हवा क्या है, हवा गैस है। गैस को अगर आपको लिक्विड में चेंज करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको ठंडा करना पड़ेगा, आपको उसको कंप्रेस करना पड़ेगा। पहले क्या करें, उसको दबाया जाता है, कंप्रेस किया जाता है कंप्रेसर में, फिर उसको कूल किया जाता है, उसका प्रेशर बढ़ा करके कंप्रेस करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, कूल करते हैं, और उसका टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर हम क्या करेंगे, सॉरी डी लिख दिया, टेम्परेचर को हम लोग कम करेंगे और प्रेशर को बढ़ाएंगे। हम लोग को एयर को कंप्रेस करने के लिए और कूल करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रेशर तो देखिए बढ़ाया जाता है और टेम्परेचर को कम किया जाता है। तो एयर जो है वो लिक्विड एयर अब बन जाती है। फिर अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अब एयर लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है, एयर जो है अब वो लिक्विड बन गई है। अब हम उसको हल्का हल्का सा गर्म करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, और गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स, और जो कॉलम होगा उसकी अलग अलग हाइट्स पर गैसेस सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले एयर को क्या किया, उसको कंप्रेस किया, प्रेशर बढ़ाया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम मिलाए, प्रेशर बढ़ाया, टेम्परेचर कम किया, फिर उसको हल्का हल्का सा हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करा। फिर अलग डिस्टिलेशन के अलग अलग कॉलम में अलग अलग गैसेस सेपरेट हो जाती हैं। गैस ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो -180 डिग्री सेल्सियस है, आर्गन का -186, नाइट्रोजन का 196। तो देखिए सबका अलग अलग है ना, सबका अलग अलग है, तो अलग अलग ये सेपरेट होकर के हम लोगों को मिल जाती है। फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हमें फ्लो चार्ट ये दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग हाइट पर जो है हमें गैसेस मिल जाती हैं और अलग अलग टेम्परेचर पर। तो देखिए ये जो है ना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। तो अगर हम लोगों को अगर हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए हवा में से, तो वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। अगर हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए तो बाकी सारी गैसेस को हमें सेपरेट करना पड़ेगा। एयर इज़ कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। हम लोग एयर को कैसे, हाउ एयर इज़ कंप्रेस्ड, तो हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं। एयर को कंप्रेस करने के लिए ना हम लोगों को प्रेशर को बढ़ाना होता है। एंड देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। हम लोगों ने प्रेशर बढ़ा दिया तो वो कंप्रेस हो गई, फिर हमने टेम्परेचर को कम कर दिया उसको ठंडा करने के लिए, और फिर हमने ठंडा कर दिया तो वो लिक्विड में आ गई। ठीक है, दिस लिक्विड एयर इज़ अलाउड टू वार्म अप स्लोली। फिर अब वो लिक्विड में आ गई थी, फिर उसको हम हल्का हल्का सा गर्म करना शुरू करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम पे, और अलग अलग हाइट पे, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स पे हम लोगों को क्या मिल जाएगी, गैस, अलग अलग जो है गैसेस मिल जाएंगी। तो देखिए सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, क्या करा हमने, एयर आई, हमने एयर पे प्रेशर डाला, प्रेशर बढ़ाया, ठीक है, फिर और टेम्परेचर कम किया, फिर उसमें से जब वो लिक्विड में बन गई तो हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा हम लोगों ने इसमें पास कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रीजिंग कोल्ड वाटर जो है इसको ठंडा करने के लिए होता है। फिर कंप्रेस्ड एयर, फिर हम आगे पहुंचाएंगे और फिर सेपरेट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगी, फिर लिक्विड एयर, फिर नाइट्रोजन ऊपर से निकल जाएगी, आर्गन ऐसे निकल जाएगी और ऑक्सीजन ऐसे करके निकल जाएगी। तो अलग अलग कॉलम्स में, अलग अलग कॉलम से नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, अलग अलग टेम्परेचर पर और अलग अलग हाइट पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में हमारी गैसेज हमें मिल जाती हैं। अब क्या है, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। अब हमें अगर कोई इम्प्योर सैंपल है उसमें से प्योर चीज़ को निकालना है तो भाई वो कैसे किया जाएगा, तो हमें क्या करना है, प्योर चीज़ को इम्प्योर चीज़ में से निकालना है। तो टेक सम 5 ग्राम ऑफ इम्प्योर कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश, मतलब मिट्टी के बर्तन में आप लोग इम्प्योर कॉपर सल्फेट को ले लीजिए। फिर डिज़ोल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, फिर बहुत ही थोड़े से पानी में आप इस कॉपर सल्फेट को घोल लीजिए। फिर फिल्टर आउट कर लीजिए इम्प्योरिटीज़ को, फिर फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर कर लीजिए। फिर जो ऊपर बचेगा उसको क्या करना है, इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर जो आपको फिल्टर पेपर के बाद जो मिला था उसमें से आपको थोड़ा हीटिंग दे करके इवेपोरेशन करना है। फिर जो फिर इवेपोरेशन हो जाएगा तो बहुत ही गाढ़ा सा सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कवर द सॉल्यूशन विद अ फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर टू कूल डाउन स्लोली। ठीक है, फिर आपने गर्म करके जब भाप बढ़ के निकल गई, फिर जो बचा है उसको आपको ना फिल्टर पेपर से एकदम ढक देना है और 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि वो आराम से जो है उसमें क्रिस्टल डेवलप हो जाए। फिर क्रिस्टल आपको मिल जाएंगे और जो यही प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन का। तो आपको अगर इम्प्योर चीज़ में से प्योर चीज़ निकालनी है ना, तो आप लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। किस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं,
क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का। ठीक हो गया, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की हेल्प से आप लोग इम्प्योर चीज़ में से प्योर चीज़ को निकाल सकते हैं। तो देखिए, क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ यूज टू प्योरीफाई सॉलिड्स। सॉलिड्स जो होते हैं ना, उसको आप लोग कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, कैसे साफ़ कर सकते हैं? क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, सॉल्ट जो कि हम लोग समुद्र में से लेकर के निकालते हैं, उसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और उन इम्प्योरिटीज़ को, उस गंदगी को अगर हमें साफ़ करना है तो हम लोग क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सेपरेट कर देता है अ प्योर सॉलिड। Crystallization is a process that separate a pure solid in the form of its crystals from a solution। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे जो सेपरेट कर देता है अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सोल्यूशन। ठीक है, क्रिस्टल की फॉर्म में जो है वो साफ चीज़ निकाल देता है। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक जो है वो सिंपल इवेपोरेशन से बेटर होती है। आपने सिंपल इवेपोरेशन में तो आप लोग सीधे भाप बन के उड़ा देते हैं, जो बचा वो ले लेते हैं, पर क्रिस्टलाइजेशन में हम लोग क्या करा, हम लोगों ने पहले उसको फिल्टर पेपर से निकाला, फिर हल्की सी हीट दी और फिर क्रिस्टल बनने के लिए छोड़ दिए। सम क्रिस्टल्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर may get charged on heating to dryness. Some impurities may remain dissolved in the solution even after filterization. On evaporation these contaminate the solid. तो खाली evaporation करेंगे ना तो हम लोगों को कुछ impurities फिर भी रह सकती हैं, तो इसलिए क्रिस्टलाइजेशन बेटर होता है। एप्लीकेशंस काम कहाँ कहाँ आता है क्रिस्टलाइजेशन? सॉल्ट को प्यूरीफाई करने के लिए जो कि हम समुद्र में से निकालते हैं, और एलम फिटकरी को साफ़ करने के लिए भी इसका काम होता है, और हमने कॉपर सल्फेट को तो देख ही लिया, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो अबव मेथड्स हम लोगों ने पढ़े हैं, इनको चूज़ करने के लिए हम लोगों को नेचर पता होना चाहिए कि कंपोनेंट लिक्विड है, सॉलिड है, उसका टेम्परेचर कितना है, मिसिबल है किसी चीज़ में, इमिसिबल है, तभी हम इन चीज़ों का इस्तेमाल, इन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिटीज़ जो होती हैं, शहरों में जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, पीने का पानी होता है, वो किस तरीके से साफ़ किया जाता है वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो स्टेप्स हमें वाटर सप्लाई होता है हमारे घर में किस तरीके से, और किस तरीके से उसको प्यूरीफाई करते हैं वो हमें इसमें बताया गया है। ये देखिए, रिजर्वायर होता है, हम यहाँ से पानी लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग एक सेडिमेंटेशन टैंक होता है। सेडिमेंट का मतलब होता है जो भी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पत्थर, कंकड़, मिट्टी वगैरह, हम इसको ना इस टैंक में ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो हमने पानी यहाँ से निकाला है। फिर जो नीचे गंदगी है ना वो नीचे बैठ जाती है, फिर आगे हम लोग सेडिमेंटेशन टैंक से फिर इसको लोडिंग टैंक में भेज देते हैं टू अलाउ सॉलिड्स टू सेटल। सॉलिड नीचे बैठ जाता है, फिर ये लोडिंग टैंक में पहुँच जाता है टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़। अब जो नीचे बैठ सकती थी वो तो सेडिमेंटेशन में बैठ गई, अब कुछ इम्प्यूरिटीज़ ऐसी हैं जो नीचे नहीं बैठती हैं, पानी में घुली रह जाती हैं, तो वो लोडिंग टैंक में जो चीज़ें पानी में घुली रह गई हैं उसको लोडिंग टैंक में निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिल्टरेशन टैंक होता है। फिल्टरेशन टैंक में क्या होता है, जो बारीक सी सैंड होती है, ग्रेवल होते हैं, कोर्स ग्रेवल मतलब कंकड़ पत्थर, वो फिल्ट्रेशन टैंक में सारे नीचे बैठ जाते हैं, और जो पानी है ना उसको फिर भेजा जाता है क्लोरिनाइजेशन। फिर उसके में पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है ताकि बैक्टीरिया मर जाएं, और फिर उसको घरों में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये वाटर प्यूरिफिकेशन का ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है डायग्राम कि रिजर्वायर था, फिर सेडिमेंटेशन टैंक है, फिर लोडिंग टैंक है, फिर फिल्ट्रेशन टैंक, फिर क्लोरीन, और फिर आपके घरों में पहुँचा दिया जाता है। तो इसमें सेडिमेंटेशन टैंक में क्या हुआ, जो सॉलिड थे ना वो नीचे बैठा दिए, लोडिंग टैंक में जो चीज़ें पानी में थी, छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनको अलग कर दिया, फिर फिल्ट्रेशन टैंक में जो भी चीज़ें बची हुई थी, फाइन सैंड, ग्रेवल वगैरह, इन सबको अलग कर देते हैं, पानी बिल्कुल प्यूरीफाई हो जाता है, फाइन सैंड, ग्रेवल अलग अलग लेयर्स से जाता हुआ पानी साफ़ हो जाता है, फिर उसको क्लोरीन डाल देते हैं उसमें, फिर घरों में पहुँचा देते हैं। अब आता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। पीछे वाला जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था काफ़ी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं मैटर की, उसके बारे में। प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, जैसे कि कलर कैसा दिखता है, हार्ड है, सॉफ्ट है, आराम से उसको हिला मोड़ सकते हैं, फ्लूइडिटी, लिक्विड है, गैस है, क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इंटर कन्वर्जन, जब ये सारी की सारी प्रॉपर्टी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती हैं, फिजिकल स्टेट अपनी चेंज करती हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी सारे चेंजेस हो जाते हैं, बिकॉज दीज चेंजेस अकर विदाउट द चेंज इन कंपोजिशन एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जब चेंज होती है ना, तो मतलब कोई उसके अंदर, चीज़ के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आता है। जब केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है तो चीज़ के अंदर बदलाव आ जाता है, जैसे कि आइस वाटर बन जाएगी, वाटर से वाटर वेपर बन जाएगी, मगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है वो पानी ही, ठीक है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसकी सेम है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज हो रही हैं।
वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट दीज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। वाटर हो गया, पानी है, और जो ऑयल है, दोनों के दोनों लिक्विड है ना, बट उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं अलग हैं, उनका कलर भी अलग है। और इन्फ्लेमेबिलिटी मतलब जलते भी हैं, पानी जलता नहीं है ना, मगर तेल जलता है, ठीक है। ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। वाटर जो है तो पानी जो है आग बुझाने के काम आता है। यही इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसलिए जो ऑयल और वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो बर्निंग, जलना जो है ना, वो एक केमिकल चेंज है। इस प्रोसेस में एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हो जाती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है मैटर की वो चेंज हो जाती हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है तो नया सब्सटेंस नहीं बनता, बट अगर किसी चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं तो एक नया सब्सटेंस बन जाता है। केमिकल चेंज इज ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल जो है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल है क्योंकि ये फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। फिजिकल चेंज कैसे? क्योंकि जो वैक्स होती है ना वो नीचे आपकी जम जाएगी, आप दोबारा से मोमबत्ती उससे बना सकते हैं। केमिकल चेंज कैसे? देखिए, वैक्स थी पहले तो वो सॉलिड थी, बट वो भाप बन के उड़ गई, है ना, तो वो केमिकल चेंज हो गया। मगर बर्निंग ऑफ कैंडल दोनों होते हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं? तो उनकी केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हम लोग सब्सटेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं कि या तो वो एलिमेंट होगा या तो वो कंपाउंड होगा। कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर के बनता है, ठीक है। अब देखिए, रॉबर्ट बॉयल पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म एलिमेंट को बताया था हमें 1661 में, ठीक है। एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट थे, वो पहले एक्सपेरिमेंटली उन्होंने बताया था कि डेफिनेशन क्या होगी एलिमेंट की। उन्होंने डिफ़ाइन किया था कि एलिमेंट एक ऐसा बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको हम लोग और छोटा तोड़ करके नहीं रख सकते हैं सिंपल सब्सटेंस की फॉर्म में। मतलब एक एलिमेंट है, जैसे करिए सोडियम। सोडियम अपने आप में क्या है? इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। जिस चीज़ को हम लोग फर्दर केमिकल प्रोसेस की या फिजिकल प्रोसेस की हेल्प से, फिजिकल प्रोसेस से तो आप तोड़ देंगे भले ही, बट केमिकली आप नहीं तोड़ सकते हैं, तो वो एलिमेंट है। एलिमेंट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, सबसे बेसिक फॉर्म है, सबसे छोटी फॉर्म है मैटर की, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की हेल्प से आप लोग किसी एलिमेंट को नहीं ब्रेक कर सकते हैं। एलिमेंट्स आर नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। इनके बारे में आप लोग 10th क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं। वैसे तो पिछली क्लासेस में भी पढ़ के आ रखे हैं आप लोग। अब देखिए, जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स में क्या होती है? लस्टर होती है, मेटल्स में शाइन होती है। इनका ग्रे सिल्वर सा कलर होता है, मतलब थोड़ा सा लश्चर होती है, शाइन होती है, अलग अलग इनके कलर होते हैं। ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। डक्टाइल होते हैं, इसका मतलब है आप इनको वायर्स में चेंज कर सकते हैं। और मेलिएबल होते हैं, मतलब आप इनको शीट्स में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम। और इसका वायर्स का एग्जांपल कॉपर हो गया। और सोनोरस होती है, मतलब मेटल्स में से आवाज़ आती है। जैसे कि एग्जांपल क्या क्या हो गए मेटल के? गोल्ड, ये वाली चीज़ें तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं ना। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटाशियम, ये सारे के सारे मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। मरकरी इकलौती ऐसी मेटल है जो कि लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर पे। मतलब मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है, बाकी सारी मेटल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती हैं। रूम टेम्परेचर मतलब आपका अराउंड 20-30 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है ना, या फिर 23 बेसिकली ले तो इस पर बाकी सारी मेटल्स सॉलिड होंगी, बट मरकरी लिक्विड रहती है, इंपॉर्टेंट है। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। काफ़ी सारे कलर्स होते हैं इनके, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लश्चरस नहीं होते, सोनोरस नहीं होते, मेलिएबल नहीं होते। कुछ नहीं, उल्टा कर दीजिए, मेटल्स का नॉन मेटल्स बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, नॉन मेटल्स ज़्यादातर गैसेज होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन गैस नहीं है, बट जैसे ज़्यादातर गैस होती है, कार्बन हो गया, ब्रोमीन, क्लोरीन, ठीक है। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़। अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो ना ही मेटल होते और ना ही नॉन मेटल होते, बट मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ वो रखते हैं। तो इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा मेटलॉइड्स के, वेरी इंपॉर्टेंट, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है इनके बारे में। आपको दो याद सबके करने हैं, मेटल का भी, नॉन मेटल का भी, और मेटलॉइड्स का भी। मेटलॉइड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बोरॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है? तो मरकरी, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। मोर टू नो नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन
एट प्रेजेंट आर मोर देन 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स हम लोग को पता है। 92 एलिमेंट्स जो कि नेचुरली हम लोग मिलते हैं हमें नेचर में, और ह्यूमन ने भी काफ़ी सारे बना लिए हैं। ज़्यादातर एलिमेंट्स जो हैं सॉलिड होते हैं, सिर्फ 11 एलिमेंट ही हैं जो कि गैसेज हैं रूम टेम्परेचर पर। 2 एलिमेंट्स मरकरी, ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन मेटलॉइड है, ठीक है। 2 एलिमेंट्स हैं मरकरी और ब्रोमीन जो कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। मरकरी एक मेटल है और ब्रोमीन एक मेटलॉइड है, ठीक है। एलिमेंट्स जैसे कि गैलियम सीजियम बिकम लिक्विड बन जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। गैलियम सीजियम बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिकम लिक्विड एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव। हल्का सा रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो गैलियम सीजियम भी क्या हो जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं। बट वैसे अगर रूम टेम्परेचर हो तो गैलियम सीजियम लिक्विड नहीं बनेंगे, बट रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा ना, 300 केल्विन के आसपास, अगर 303 केल्विन के आसपास पहुंच जाएगा तो गैलियम और सीजियम भी लिक्विड बन जाते हैं। 2 एलिमेंट्स जो कि लिक्विड होते हैं मरकरी एंड ब्रोमीन। अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एलिमेंट्स ना 3 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। जो मेटल लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे वो मरकरी, और जो मेटलॉइड लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे वो होता है ब्रोमीन। अब एलिमेंट्स 3 टाइप के, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, उनके 2 पार्ट हैं, मेटल लिक्विड रूम टेम्परेचर पे मरकरी और मेटलॉइड लिक्विड रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन। और गैलियम और सीजियम अगर 303 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो गैलियम सीजियम भी जो है वो क्या हो जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर होने। अब हम लोग देख लेते हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या था, एलिमेंट में तो अपने आप एक होता है, बट कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा अगर एलिमेंट साथ में मिल करके आ जाते हैं और वो केमिकली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं फिक्स्ड प्रपोर्शन में, तो क्या हो जाता है, वो कंपाउंड हो जाते हैं। एग्जाम्पल NaCl, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया NaCl। अब मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस अभी देख लेते हैं, पहले कंपाउंड पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए ये एक्टिविटी है एक, क्लास को 2 पार्ट्स में ग्रुप में डिवाइड करना है। एक को आपको आयरन फिलिंग्स मतलब आप लोहे की कोई चीज़ देनी है 5 ग्राम, और एक को देना है 3 ग्राम सल्फ़र, और इनका पाउडर बना करके चाइना डिश में, मतलब एक कटोरी मिट्टी के बर्तन की कटोरी में, एक में आयरन फिलिंग्स है, आयरन का चूरा है, और एक में सल्फ़र का पाउडर है। ग्रुप 1 जो है वो मिक्स करता है, क्रश करता है आयरन फिलिंग्स एंड सल्फ़र पाउडर को। ग्रुप 2 क्या करता है, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फ़र पाउडर, फिर हीट करता है इस मिक्सचर को, ठीक है, स्ट्रांगली, खूब इसकी हीटिंग करता है ग्रुप 2 जब तक वो बिल्कुल रेड ना हो जाए, और रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल, और फिर गर्म करने के बाद उसको ठंडा करने देते हैं। अब चेक करना है, चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन्ड। मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, तो हम मैग्नेटिज्म कैसे चेक करते हैं, एक मैग्नेट लेके आते हैं, तो मैग्नेट को हमें पास लेकर के आना है और चेक करना है कि कौन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ग्रुप A जिसको हमने गर्म नहीं किया है सल्फ़र और आयरन को, और या ग्रुप 2 जिसमें आयरन और सल्फ़र के पाउडर को हमने गर्म करके ठंडा करके छोड़ा है। फिर हम लोगों को देखना है टेक्सचर, कलर किस तरीके से, पहले ग्रुप के चीज़ों का कलर कैसा है, दूसरे ग्रुप की चीज़ों का कलर कैसा है। फिर हमें ऐड करना है कार्बन डाइसल्फेट टू 1 पार्ट ऑफ द मटीरियल ऑब्टेन्ड, और उसको घुमाना है, ठीक है। Add dilute sulfuric acid to the other part of the material obtained, ठीक है। परफॉर्म द एक्टिविटीज़ इन बोथ द एलिमेंट्स, मतलब अब आयरन और सल्फ़र को, फिर हम लोगों को क्या ऐड करना है, आयरन और सल्फ़र में एक बार कार्बन डाइसल्फेट और एक बार सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। अब हमें क्या क्या मिलता है, तो ग्रुप A जो गैस ऑब्टेन्ड हुई थी बाय ग्रुप 1 इज़ हाइड्रोजन, इट इज़ कलरलेस। ग्रुप 1 में जब हम लोगों ने HCl ऐड किया है तो जो हाइड्रोजन मतलब जो गैस निकली ना, तो वो कलरलेस निकली, ओडरलेस निकली, कंबस्टेबल निकली, वो थी हाइड्रोजन गैस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टीज़ अगर आपसे पूछ ली जाए तो उसका कोई कलर नहीं होता, कोई खुशबू भी नहीं होती, और एंड कंबस्टेबल, जल जाती है। इट इज़ नॉट एडवाइज टू डू द कंबशन टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास, मतलब क्लास में इस तरीके के टेस्ट नहीं करवाए जाते हैं। गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज़ हाइड्रोजन सल्फेट। आपने HCl दूसरे वाले ग्रुप में मिलाया तो आपको हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा। ये भी कलरलेस होता है, बट इसकी जो सड़े हुए अंडों जैसी बदबू इसमें आती है। पहले वाले ग्रुप ने क्या डाला था, देखिए पहले वाले ग्रुप ने डाला था कार्बन डाइसल्फेट, ठीक है, और दूसरे ने डाला था सल्फ्यूरिक एसिड, तो दूसरे वाले ग्रुप में आई अंडे जैसी स्मेल, गंदी सी एकदम। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय बोथ द ग्रुप्स, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि एक को गर्म कर लिया था, एक को ऐसे का ऐसे ही रखा था।
तो पहले ग्रुप में फिजिकल चेंज आपने जलाया नहीं वलाया नहीं कुछ नहीं करा तो फिजिकल चेंज आया। दूसरे वाले में जो प्रॉपर्टीज़ दिखी थी वो हमें केमिकल चेंज की दिखी थी। मटेरियल जो कि ग्रुप 1 ऑब्टेन करेगा इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 सब्सटेंस, ठीक है, 2 सब्सटेंस का मिक्सचर है। द सब्सटेंस गिवन आर आयरन और सल्फर था। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मिक्सचर आर द सेम एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अपने जो खुद के थे ना, जैसे मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ उन दोनों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज़ अ कंपाउंड। कंपाउंड क्यों है? क्योंकि आपने आयरन को प्लस सल्फर को आपने गर्म कर दिया, केमिकल रिएक्शन हुआ और ये आयरन सल्फेट बन गया, है ना। FeSO4 ये बन गया होगा आयरन सल्फेट, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो गई। मटेरियल, ठीक है, तो वो कंपाउंड बन गया, आपने गर्म कर दिया तो FeSO4 दोनों आयरन और सल्फेट जुड़ गए। तो इन दोनों की अब हीटिंग करने के बाद 2 एलिमेंट्स स्ट्रांगली वी गेट अ कंपाउंड। मतलब हमने आयरन और सल्फर को जब हीट कर दिया ना तो हमें 2 अलग अलग एलिमेंट्स थे, हमने उनको मिला दिया, अब वो कंपाउंड बन गए और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना बिल्कुल ही चेंज हो चुकी हैं। कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज़ द सेम थ्रू आउट। वी कैन ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड आर द सेम थ्रू आउट। दस वी कैन समराइज द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ द मैटर इन द, देखिए यहाँ पर फिजिकल और केमिकल नेचर, मतलब फिजिकल नेचर जो है ना वो सेम रहता है बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं कंपाउंड की और एलिमेंट की काफ़ी बदल जाती हैं। अब पहले हम मिक्सचर देख लेते हैं। मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। जस्ट मिक्सिंग कर दी ना। एग्जांपल जैसे आपने आयरन था और आपने सल्फर को सिर्फ मिक्स कर दिया आपने और कुछ भी नहीं किया, साथ में मिला करके रख दिया, प्रॉपर्टीज़ उनकी चेंज नहीं होती हैं। एलिमेंट्स में रिएक्शन होती है तो वो कंपाउंड बन जाते हैं। मिक्सचर का वेरिएबल कंपोजिशन होता है, आप अलग अलग कर सकते हैं उसको। इनकी जो कंपोजिशन होती है ना एक नया ही सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, ठीक है। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। मतलब मिक्सचर में आपने आयरन को और आपने सल्फर को मिला दिया था ना साथ में, तो उनकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वो दिखाएंगे, बट कंपाउंड में आपने उनको गर्म कर दिया तो क्या हो गया, वो बिल्कुल जुड़ गए, FeSO4 बन गए। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग हो जाएंगी अपने पहले एलिमेंट से। कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली बाय फिजिकल मेथड। क्योंकि आपने सिर्फ दोनों को मिक्सचर ऐसे मिलाया है ना तो आप उनको सेपरेट भी आराम से कर सकते हैं। ये तो भाई मुश्किल होता है, केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से ही आप इसको जो आपने कंपाउंड बना दिया है ना, कंपाउंड को सेपरेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से आप कर सकते हैं। मिक्सचर्स को तो आप नॉर्मल फिजिकल मेथड से छान के या कैसे भी करके कर सकते हैं। तो मिक्सचर्स जो होते हैं उसमें प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती हैं बट कंपाउंड में प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिक्सचर में 2 एलिमेंट्स मिलते हैं मगर उनकी प्रॉपर्टीज़ अपनी रह सकते हैं वो, बट कंपाउंड पे वो दोनों मिलके अपनी प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल बदल लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिजिकल मेथड से चेंज कर सकते हैं उसको हम लोग, मतलब मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। यहाँ पे केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से ही मिक्सचर को आप लोग अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है मैटर। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, पूरे चैप्टर की समरी टाइप आपको मिल जाती है यहाँ पर। मैटर जो है वो 3 टाइप्स में हम लोग पढ़ते हैं। वैसे तो 5 फॉर्म्स होती है मैटर की, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, बट इसमें हम 3 ही पढ़ते हैं। मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है। एक होता है, अब मैटर 2 तरीके की हो सकती है, या तो बिल्कुल प्योर होगी या फिर उसके मिक्सचर्स की फॉर्म में आपको मिलेगी। इसकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती है, प्योर में फिक्स कंपोजिशन होती है। अब एक एलिमेंट होते हैं या कंपाउंड होते हैं। एलिमेंट्स जो हैं पहले इनको देख लेते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड को। एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। हम लोग एलिमेंट को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयरन, हाइड्रोजन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, आप इनको और सिंपल पार्ट में नहीं ब्रेक कर सकते हैं। कंपाउंड जैसे कि वाटर है, H2O, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। इनकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है एंड कैन बी ब्रेकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से आप इनको तोड़ सकते हैं। एलिमेंट्स को आप लोग सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते। अब मिक्सचर्स आते हैं, ये प्योर सब्सटेंस थे, एलिमेंट्स और कंपाउंड और प्योर सब्सटेंस। अब मिक्सचर्स की बात आती है तो होमोजीनस होता है मिक्सचर या फिर हेटेरोजीनस होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब पूरा बिल्कुल एक जैसा होता है थ्रू आउट, और ये एक जैसा नहीं होता, अलग अलग दिख जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप चीनी मिला दीजिए पानी में, पूरा एक जैसा हो जाएगा। पानी में आप नमक मिला दीजिए, सल्फर मिला दीजिए, ठीक है, कार्बन डाइसल्फेट में, पानी मिला दीजिए शराब में, अल्कोहल में, तो ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन के एग्जाम्पल है, एक जैसा हो जाता है। नॉन यूनिफॉर्म आप मिट्टी मिला दीजिए पानी में, सॉल्ट या फिर सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, पानी में नहीं मिलाई है, आप सैंड मिला दीजिए नमक में, है ना, अलग अलग दाने दिख जाएंगे आपको। और आप
शुगर मिला दीजिए नमक में, या फिर आप वाटर मिला दीजिए पानी में, तो ये आपको बिल्कुल अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो ये हेटेरोजीनस होता है। अब हमारा चैप्टर सेकंड ख़त्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको इसकी समरी वर्जन देखना है तो लर्नर बी नाम के चैनल से आप लोग देख लीजिए, वो हमारा पेरेंट चैनल है, उसमें काफ़ी कुछ कवर हमने किया हुआ है। बाकी सारे एसएसटी वगैरह, एसएसटी हो गया, आप लोग कहते रहते हैं एसएसटी कवर कर दो या इंग्लिश कवर कर दो, तो दूसरा चैनल है लर्नर बी के नाम से, उसमें इंग्लिश कंप्लीट है, एसएसटी की ज्योग्राफी का पार्ट कंप्लीट है, हिस्ट्री के भी चैप्टर्स काफ़ी सारे कंप्लीट है, हिंदी कंप्लीट है, इंग्लिश तो पूरी कंप्लीट है ही, तो वो आप देख सकते हो। साइंस यहाँ पर चल रही है, हम लोग अब 5 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे फिजिक्स का चैप्टर 2, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन वाला जो है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।